सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, रविवार है। और 8 बजने वाले हैं। रविवार ये सहज चर्चा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले और कल भी हमने डॉक्टर साहब से रिहर्सल की थी, उसमें जुड़ पाए थे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले हम रिहर्सल कर रहे थे तो डॉक्टर साहब जुड़ नहीं पाए थे, और उसको काट के अब मैं फिर से एक बार डॉक्टर साहब को इनवाइट कर चुका हूं। और थोड़ी ही देर में जैसे ही डॉक्टर साहब जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ, तो उनके साथ सहज चर्चा का सहज कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए इस कार्यक्रम को। मेरी वाल पे देखिए, जयपाल बरोड़ जी आ चुके हैं देखने, और मेरे पेज पर भी देख सकते हैं, और डॉक्टर साहब की वाल पे भी देख सकते हैं। कू ऐप के ऊपर भी बाद में मैं डाल दूंगा, ट्विटर पे भी डाल दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बाद में आप इसको देख सकते हैं। और निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी होने वाला है ये कार्यक्रम। जैसा कि अभी तक जितने अंक हमारे प्रसारित हुए हैं, इसमें टेलीकास्ट हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, दुनिया भर में देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये। और बहुत लोग इससे मोटिवेट हो चुके हैं। मोटिवेशनल प्रोग्राम है। पतराम ढिल्लों जी भी उपस्थित हो चुके हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं। हम भी आपको हाथ जोड़कर प्यार कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अब हाँ जी, अब आपका चित्र तो दिखाई दिया है मेरे को। जगदीश परिहार जी भी देख रहे हैं। रवि भाटिया जी भी देख रहे हैं। अजमेर कैंथ गुड स्टार्ट लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी आपका, आप उपस्थित हुए, स्वागत है। अजमेर कैंथ साहब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। विष्णु खीचड़ जी राम राम लिख रहे हैं, और देखता हूं डॉक्टर साहब उपस्थित हो गए हों तो मैं उनको लाइव ले लूं। रवि भाटिया जी कह रहे हैं कि आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, हम भी काफ़ी देर से इंतज़ार में हैं। कल तो रिहर्सल हमारी सही बैठ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने रिहर्सल की थी तो जुड़ नहीं पाए थे, तो मैंने काट के दोबारा, ये कोशिश है कि भी जुड़ जाएं तो हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाए। अजमेर कैंथ जी से पिछली बार हमने चर्चा की थी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा था इनका। दुलीचंद जी गरुआ जय भीम लिख रहे हैं, आपको भी जय भीम। डॉक्टर साहब हल्की सी झलक दिखा करके गायब हो गए थे आपका। जसवंत स्वामी जी फैफाना भी कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आज हम दिल्ली निवासी डॉक्टर चरणजीत सिंह जी से सहज चर्चा का आयोजन करने वाले हैं। इनविटेशन मैंने भेज दिया है, और थोड़ी ही देर में जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये कार्यक्रम हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो सभी दर्शकों और श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर कीजिए। मेरे बाकी के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर भी बाद में भी आप इसको दे सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या संदेश है आपका? कोई इधर नजर नहीं आ रहा अभी। आप ज्वाइन, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी मैं आपको जोड़ दूंगा। अभी आप मेरी वाल पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी सब लोग दिख रहे हैं। जैसे अभी जसवंत स्वामी फैफाना, हाँ जी, अब आपका डॉक्टर चरणजीत सिंह जी वाचिंग, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूं सर, ये जोड़ दिया मैंने आपको। आप ऐड होना शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब। आपको मेरी अब धीमी आवाज आ रही होगी। किशन मोलिया दासू वाले से देखना शुरू कर चुके हैं जी।
बहुत बहुत सत श्री अकाल, सत श्री नमस्कार अकाल। सत श्री अकाल। और सादर प्रणाम आपको और सादर अभिनंदन आपका। जी हम सब लोग काफी देर से आपके स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए, जी आपने 2-3 मिनट लेट से ही जी जुड़ गए। ये बहुत जी बढ़िया, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो आपको जी हम सारे दर्शकों की जी तरफ से, जितने भी जी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सब की तरफ से जी आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, आप दिल्ली में निवास करते हैं और लेखन में आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जी सब कुछ मैं अपने मुख से नहीं बोलूंगा। जसवंत स्वामी जी फेफाना से पूछते हैं सर आपके बारे में कि जी कितनी उम्र होगी, और डॉक्टर साहब से कद मिलानो हो गए। मैं कह लो जी, अभी जसवंत जी ने आपने पूछा है तो आप इनको उम्र बता दीजिए अपनी जी। बात यह है कि 68 साल जो है, 68 वसंत देख लिए जीवन के। मेरे बराबर। क्या बात है, क्या बात है। जी 68 हो गए सर। हाँ जी। जी तो ये जसवंत जी का भिड़ते ही सीनियर आपका। सीनियर सिटीजन का ओहदा मिल गया सर। जी 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 जी। जी तो अब हम, अगर आपका आदेश हो तो जी सहज चर्चा का आयोजन शुरू करें, जुड़ गए हैं। जी, अवश्य अवश्य सर, जरूर। जी। तो सबसे पहले तो सर, सभी का ये अनुरोध रहता है कि आप अपने श्रीमुख से अपना पूरा परिचय दे दें। जी 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 साहब, मेरा नाम है चरणजीत सिंह और मेरा जो जन्म है वो दिल्ली का है, 1954 का, 1954। मेरा भी। और जी, और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की शुरू में दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। और तब वो 10+2 नहीं, 11th हुआ करता था। उसके बाद मैंने यहाँ खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स किया पंजाबी में। जी। और उसके बाद जो ही मेरी ग्रेजुएशन हुई, और उसके फौरन बाद 2 दिन के अंदर ही मुझे जॉब मिल गई बैंक के अंदर, पंजाब एंड सिंध बैंक में। मुझे अच्छा कोई जी। जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, नौकरी के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। तो जी वो एक रिटर्न टेस्ट और एक इंटरव्यू हुआ, उसमें सिलेक्शन हो गई। और ये तब से बैंक में। लेकिन ये हुआ कि जो ही मेरी नौकरी लगी, ये है 1975 में मैंने ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने किया बीए ऑनर्स पंजाबी। जी। तो उसके बाद जब नौकरी लगी तो बैंक का काम और साहित्य का काम दो अलग अलग विधाएं थी, दोनों अलग अलग जनर थे। तो यहाँ पर 5-6 महीने काम करने के बाद मेरा तबादला हुआ चंडीगढ़। जी। तो चंडीगढ़ में जाकर तो मैंने सबसे पहले 2 चीजें ढूंढी, एक तो घर, दूसरा लाइब्रेरी, और तीसरा यूनिवर्सिटी। वाह, बहुत बढ़िया। तो हाँ, कि यहाँ पर मैं आगे क्या पढ़ सकूं। तो मैंने वहां जाकर सबसे पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एमए ज्वाइन कर लिया, एमए वाह। पंजाबी। और ये पढ़ने का एक मेरे घर पे जो माहौल था, मेरे मदर पुराने जमाने के पढ़े लिखे थे, और उनका मानना ये था कि बेटा इतना पढ़ना है कि विजिटिंग कार्ड पर तुम्हारी डिग्रियां पूरी ना आए। ओ, ये बहुत एक बढ़िया। उनका मोटिवेशनल एक वो था संदेश। अब क्योंकि संदेश बड़ा भारी भरकम था, मैंने उनको अपना, उनका जो वचन मैंने दिया उनको, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। जी और उसके बाद मैं 4 साल चंडीगढ़ में रहा। जी। 4 साल में मैंने 2 साल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एमए पंजाबी किया, और उसमें मैंने बहुत बढ़िया नंबर मेरे आए। और जो बैंक से छुट्टी होने के बाद जो जितना समय मिलता था वो सारा, वहां पर एक 17 सेक्टर चंडीगढ़ में लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां के मैंने कार्ड बनवा लिया। और वहां पर वाचनालय भी था, पुस्तकालय भी था। तो वहां बैठकर जी छुट्टी के बाद, बैंक से छुट्टी के बाद वहां बैठकर पढ़ना। और फिर ये हो गया कि वहां पर पढ़ने का आलम कि उनके स्टाफ के जाने के बाद तक मैं बैठा रहता था। भाई क्या, वो कह रहे भाई साहब बंद करनी लाइब्रेरी, अब घर जाइए। तो पढ़ने का जुनून बहुत।
तो फिर मैंने वहां से एमए करके और खूब पढ़ाई करके मेरी वहां एक पहली किताब छप गई पंजाबी कविता की। वाह, तो मेरी बधाई उम्र हो। उस समय कोई 24-25 साल थी। और कविता में उस समय जो लिखा मैंने कुछ कवि समय कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में मैं आया। ये प्रकृति मेहरबान थी मुझ पर। ऐसे ये लोग मिले बिल्कुल जो सीमेंटेड हैंड, जिन्होंने मुझे बनाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, जिनमें बहुत से जाने माने लेखक, रंगकर्मी, बहुत से ऐसे लोग मिले जो साहित्य से जुड़े हुए थे। उसमें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के कुछ लोग थे, कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ नाटककार थे, बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई। तो जी। कविता लिखने का शौक था। तो हम्म। मैं वहां छपना शुरू हुआ। एक पत्रिका निकला करती थी देश पंजाब। तो जी। मेरा वहां डॉक्टर हरचरण सिंह उसके थे, जो बहुत बड़े नाटककार थे, तो उनके संपर्क में आया। बहुत से वहां पर लेखकों की गिनती इतनी है और मुझे पूरी याद है वो। तो उन लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि मैं अपनी किताब छापे। हम्म। तो चंडीगढ़ में जो सबसे बड़ा पब्लिशर था उस टाइम रघुवीर रचना प्रकाशन था। तो उन्होंने मेरी पहली किताब छापी, सरापे इकरार। सरापे इकरार तुझे वो थे कि जो श्राप लग जाए वो पूरे ना हो। और ये किताब जो है बड़ी, उसमें 47 कविताएं थी, ब्लैंक वर्स में थी, फ्री वर्स में थी कविताएं, तो वो मैंने लिखी। उसी जी। किताब का फिर ट्रिब्यून में, पंजाबी ट्रिब्यून में रिव्यू छपा। जी। रिव्यू छपने के बाद एक जिसको कहें कि पब्लिशर का फोन ये आया कुछ अरसे बाद कि भाई आपकी किताब तो खत्म हो गई है सारी, अगला एडिशन की परमिशन दे। क्या तो बात है। ये बड़ी बात थी मेरे लिए। एक 24-25 साल का लड़का और किताब लिख रहा है और किताब उसकी सारी बिक गई। अमूमन ये नहीं होता। ये होता है कि किताब आपकी आई है तो बिकी नहीं है, प्रकाशकों को ये एक रहता है कि भाई किताब आपकी डंप हुई पड़ी है, बिकी नहीं है, फला ढमका। मुझे याद है उस वक्त मुझे उसने 1,000 रुपया दिया था। ये सन 78 की बात है जी। कि आपके सेकंड एडिशन का ये आपको छोटा सा इनाम है। 1,000 रुपया उस समय बड़ी मायने रखती थी बात। बहुत बड़ी। तो वो किताब छपी, सरापे इकरार। जी। और चंडीगढ़ में जो जितने वहां पर कवि सम्मेलन होते थे, टैगोर थिएटर में या और जगह पर, तो वहाँ 14 सेक्टर की जो ऑडिटोरियम थे वहां पर भी मैंने खूब कविताएं पढ़ी, बहुत से लेखकों से मिला। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा जो उठना बैठना हो गया बलवंत गार्गी जैसे लेखकों के साथ, जो बड़े वाह। बड़े अपने अपने नाम, अपने अपने फील्ड में बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। क्योंकि मेरा जन्म हुआ दिल्ली में, तो मेरे जो हमारी घरों में बोले जाने वाली बोली भाषा थी आसपास, वो हिंदी थी। जी। तो जी। हिंदी के लिए भी ये था कि जितने पैसे पॉकेट मनी मिलती थी ना, एक चवन्नी मिलती थी सर, 25 पैसे, तो 20 पैसे जैन साहब थे वहां पर प्रकाशक, उनको दे दिए जाते हैं, भाई ये कॉमिक्स दे दो, हिंदी के नॉवल दे दो, उपन्यास दे दो, सामाजिक, जासूसी, सारे पढ़ डाले। वाह। तो उस समय में मैगजीन निकला करती थी, दीवाना तेज, चंदा मामा, पराग, लोटपोट, खूब छपे उनमें, खूब छपे, बहुत आनंद किया। तो उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली, मेरा तबादला हुआ 4 साल के बाद, जी। 77 to 81 में चंडीगढ़ में रहा। तो यहाँ पर दिल्ली में एक जगह है पहाड़गंज, जी। एक ब्रांच में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं एक लेखक होने के साथ साथ एक सफल बैंकर भी बन गया। तो क्या मुझे बात है। बैंक में पढ़ाने वाले लोग थे, जो मेरे जो अच्छे लोग मिले मुझे, उन्होंने मुझे बैंकिंग सिखाई। अच्छा, बैंकिंग और साहित्य का एक बड़ा अच्छा संगम है। वो ये है कि जब तक बैलेंस टैली ना हो जाए तब तक आप घर नहीं जाएंगे। वाह। जब तक कैश आपका मिलान नहीं होगा तो घर नहीं जाएंगे आप। साहित्य में भी ये था, जब तक गजल पूरी नहीं होगी, उसका काफी रदीफ ठीक नहीं होगा, बहर ठीक नहीं होगा, तो आप गजल छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ा अच्छा। और बैंक ने एक नई चीज मेरे अंदर भर दी, वो था डिसिप्लिन और डेकोरम। जी। डिसिप्लिन और डेकोरम ये था कि हर चीज करीने से, हर चीज सलीके से, और परफेक्शनिज्म जो मेरे अंदर भरता गया। जी। जी। तो ये फिर जब मैं दिल्ली आया, पहाड़गंज में मेरा तबादला हुआ, तो फिर मैंने यहाँ से एमए हिंदी ज्वाइन कर लिया राजस्थान से, यानी कि तीसरी यूनिवर्सिटी। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी। जी। और वहां भी यही हुआ, अच्छे लोग मिले मुझे। यहाँ पर इसी संदर्भ में बात बताना चाहूंगा कि ज्यादातर अच्छे ही लोग मिले।
तो मुझे पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसा इंसान मिला हो जिसने मुझे चीट किया हो या मुझे उत्साहित ना किया हो, मुझे कोई याद आता नहीं है। सभी अच्छे अच्छे लोग मिले। तो मैंने जो पहली चिट्ठी अपनी माँ को लिखी चंडीगढ़ से, तो ये थी कि चंडीगढ़ में कोई भी बुरा नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं। वो खत मेरे पास संभाला हुआ है, तो उस मेरे बैंक के लॉकर में रखा है वो खत में। उसमें माँ ने जवाब दिया था कि युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला, तो तू अच्छा बना रही हो भाई। तो ये उन्होंने मुझे, मतलब जो मेरे संस्कार मुझे दे दिए। जी जी। अब जब संस्कार दे दिए तो मैंने फिर एमए हिंदी की और बहुत अच्छे मार्क्स लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, थोड़ा और पीछे बैकग्राउंड में आना चाहूंगा। जब मेरा जन्म हुआ, उस समय अगस्त का मेरा जन्म है, तब घरों में डिलीवरी हुआ करती थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मामू हमारे घर पर बैठे थे और उनके साथ पंजाबी का बहुत बड़ा लेखक था वंजारा बेदी। जी। वंजारा बेदी अपने आप में एक स्टैंप है, जिन्होंने लोकगीतों पर बहुत काम किया है। देवेंद्र सत्यार्थी की तरह बहुत बड़े लेखक है। तो मुझे सबसे पहले जो विद इन 2-3 मिनट के अंदर जो उठाया तो वंजारा बेदी ने उठाया। जी। तो मामू जो थे मेरे, वो स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के। तो हम्म। उन्होंने मुझे जो घुट्टी होती है वो दी। तो वंजारा बेदी ने मेरा चेहरा देखा, बोले यार ए मुंडा बड़ा बहुत बड़ा राइटर बनेगा। वाह। ये एक पैदा होते ही एक आशीर्वचन मिल गया मुझे इतने बड़े लेखक के हाथ। और उसके बाद मेरे वो दाई वगैरह बोली भाई इसको साफ सूफ तो करने दो भाई, बच्चे को कपड़े, बेटे रुक जा यार अभी को। उस शख्स ने मुझे मेरे, जिसको पंजाबी में पोतड़े बोलते हैं, पोतड़ों में ही मेरे जो उसने जो है कविता रख दी, कहानियां रख दी। ये एक बहुत बड़ा एक पैदा होते ही काशी वचन मेरा। मामू बहुत अच्छे लेखक थे और जी बहुत जी। हाईली क्वालिफाइड थे। बाद में वो डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए ऑल इंडिया रेडियो से। तो इन लोगों के हाथ में मेरा परवरिश। मदर घर में पढ़े लिखे थे, वो भी अच्छा लिखती थी। तो इस तरह का घर का जो माहौल था वो साहित्यिक था। जी मैं वापिस आता हूँ फ्लैशबैक से। तो जी। मैंने फिर यहाँ से एमए हिंदी ज्वाइन कर लिया राजस्थान से। तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आए, हम्म। फर्स्ट क्लास आई उसमें भी। अब उसके बाद तो हो गया खाली, अब क्या करें। तो पहाड़गंज ब्रांच में हमारे एक मुजम्मिल हुसैन हुआ करते थे हमारे बैंक में, मुस्लिम शख्स थे और हमारे बॉस थे। तो उनको मालूम था कि मैं जाता आता रहता हूँ रेडियो वगैरह पर। तो उनके पास कुछ शख्स बैठे थे। ये प्रकृति की मैं बात करूँ कैसे मिलाती है। तो मैंने हुसैन साहब से कहा कि मुझे मेरा रेडियो पर टॉक है, तो मैं 3 बजे में चला जाऊंगा। तो जो उनके पास बैठे थे वो थे डॉक्टर कामिल कुरैशी, जो कुरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उर्दू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जी। और कुरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो बोले कि नौजवान कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर ऑल इंडिया। क्या पढ़ोगे? मैं कहा सर गजल पढ़ूंगा। कह रहे अपनी गजल सुनाते जाओ। अच्छा, जवानी और काली स्याह दाढ़ी। तो मैंने कहा भाई आके सुनाऊंगा, अब तो मैं रेडियो पर लेट हूँ। कहते नहीं, एक गजल सुना के जाइए। मैंने गजल कही, उनको झटपट फटाफट सुना दी। बोले कि शाम को मुझसे मिलना आप टैगोर थिएटर में या टैगोर एकेडमी में। अच्छा। उनकी एकेडमी थी। तो अगले दिन सैटरडे था, मैं उनसे मिला, फोन नंबर छोड़ गया था, मैं मिला उनसे। तो उन्होंने फिर बाकायदा मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे इस्लाह देनी शुरू की, क्योंकि मेरी मादरी जबान पंजाबी थी, लिखता मैं हिंदी में था। उन्होंने उर्दू का जो था मुझे उसकी बारीकियां सिखाई गजल की, वाह। कि गजल में क्या बहर है, क्या काफिया है, क्या रदीफ है, कैसे मीटर क्या है, वजन क्या है। गजल की बारीकियां जो है वो मुझे उन्होंने दी। क्या वो बात। खुद बहुत अच्छे शायर थे। उनकी किताब आई थी शायर का लहू। वो दाग देहलवी घराने से थे। हम्म। दाग देहलवी के शागिर्द थे डॉक्टर कामिल कुरैशी साहब। तो उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। वाह। तो मैं मेरा उनका आना जाना शुरू हुआ। गजल की बारीकियां मैंने उनके कदम में बैठकर सीखी। और गजल में उन्होंने मुझे ऐसा, गजल में एक जो विधाएं हैं बहुत सी हैं, साहित्य की गजल है, गीत है, नज्म है, रुबाई है, छंद है, बहुत सी चीजें हैं। जो गजल में सबसे बड़ी खूबी है वो है आपका मीटर, जी। जो आपकी जिंदगी को लय में, ताल में, बहर में चलना सिखाता है। ये गजल वाह। लिखने का एक हुनर जो है ना,
तो उन्होंने मुझसे बहुत छोटी बहर की गजलें मुझसे लिखवाई। तो ये हुआ कि छोटी बहर का बड़ा शायर, बड़ा गजल को। तो छोटी बहर मैंने बहुत सी गजलें कही, फिर रोमांटिक गजलें कही। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। ये तो बहुत मैं बोलने पर आया तो आप बहुत सी चीजें, अब आप कुछ पूछे तो मैं आगे चलूं। उसके बाद और भी है अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सिलसिला। जी। उसके बाद जब एमए हो गई तो जो हमारे कामिल कुरैशी साहब थे, बोले कि अब इसके बाद तुम्हें 2 एमए होगी या पीएचडी करनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक। तो कुछ पता नहीं था पीएचडी के, तो पीएचडी लिखना भी नहीं आता था कि लिखते कैसे हैं, ज्यादातर लोग गलती लिखते हैं। तो जी। मुझे उन्होंने बताया कि ये, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि मुझे मेरा एडमिशन हो जाए। तो कोई साल भर मेरा जाया हुआ। मैं चाहता था पंजाबी और हिंदी के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन या कहानियों का तुलनात्मक। क्या बात है, बहुत महादेवी बढ़िया। वर्मा और अमृता प्रीतम के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, हम्म। डॉक्टर हरभजन सिंह और अगे के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, इस तरह का मैं काम करना चाहता था। या सिख धर्म से निकली हुई अलग अलग बहुत से मत शाखाएं जो निकली हैं, जैसे नामधारी हैं और इसमें कलेरा वाले हैं, इसमें किले वाले हैं, बहुत से जो शाखाएं निकली हैं, राधा स्वामी हैं जी। इस पर। तो इन सब कामों पर यूनिवर्सिटी ने हामी नहीं भरी कि सर हमारे पास ऐसा गाइड नहीं है जो 2 भाषाओं को लेकर आपका गाइड बन सके। हम्म। अब क्योंकि मेरा रुझान था फिल्मी गीतों में भी, तो मैंने एक टॉपिक दिया फिल्मी गीतों में साहित्य। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिल्मी गीतों में साहित्य का मतलब ये था कि जितने गीत लिखे गए उनमें उनमें जो गीती तत्व है, जो उसमें रस है, श्रृंगार रस है, बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे। इंदिवर के गाने देखे हम, हम्म। कभी प्रदीप के गाने देखे हम। जो पुराने जो गीत थे उस पर मेरी बड़ी अच्छी खासी, मुझे बहुत से गाने याद हो गए, मैंने उन पर काम किया फिल्मी गीतों पर। जी। फिर वही यहाँ पर दिक्कत आ गई कि भाई आप गाइड नहीं है हमारे पास, और ये एमफिल का सब्जेक्ट है, आप एमफिल करें, ये कंडीशन हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने फिर इन द मेन टाइम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से ज्वाइन कर लिया। जी। वो बीजेएमसी को बोलते हैं, एक ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, 3 साल का। मैंने फिर जर्नलिज्म का कोर्स किया कोटा से। जी। उसके बाद फिर खाली हो गए, उसमें भी बड़े अच्छे मार्क्स आए। फिर खाली हुए तो फिर सोचा कुछ और पढ़ा जाए, क्योंकि माँ की वो बात याद थी कि भैया डिग्रियां, अब ये खाली कोरा ज्ञान ही नहीं, डिग्रियां इकट्ठी करना ही मतलब नहीं था, ज्ञान अर्जित करने का, कि ज्ञान को कितना कैसे हम देख सके। मेरे सामने बहुत बड़ा एक फलक था, ये पंजाबी साहित्य या हिंदी साहित्य, जो मैं लाइब्रेरी में बैठा करता था, खूब पढ़ा, पंजाबी भी पढ़ा, हम्म। हिंदी भी पढ़ा, और मुझे मेरा हाफजा अच्छा है, मुझे याद रहती हैं चीजें। तो मैंने हम्म। बहुत सी चीजें सीखी। उसके बाद फिर मैंने बीजीएमसी करने के बाद फिर मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और उसमें मैंने फिर नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन का कोर्स किया 1 साल का। फिर खाली, फिर यहाँ भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष संस्थान है, तो वहां पर मैंने ज्वाइन कर लिया एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी एंड पामिस्ट्री। 1 साल का कोर्स वो कर लिया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1 साल का उर्दू का डिप्लोमा ले लिया। हम्म। तो इस तरह की चीजें हैं जिंदगी मैं अगर कहूँ कि मेरे प्रयास से हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो लोग मिलते गए, जो लोग काफिला मेरा बनता रहा, तो उन लोगों के साथ रहा जो लोग स्वयं बहुत प्रतिष्ठित स्थापित लेखक थे, उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। वहां पर शिव बटाल भी उन दिनों वहां हुआ करते थे चंडीगढ़ में, उनके साथ मुलाकातें रही। उसके बाद फिर जो दिल्ली में आए, तो दिल्ली के जितने बड़े लेखक हैं, अब बाल कवि बैरागी थे, उनके साथ मुलाकातें रही। हिंदी के कहानीकार, हिंदी के कवि, हिंदी के नाटककार, तो लोगों से नरेंद्र मोहन है, इनसे मुलाकातें रही। चंडीगढ़ में जब मैं रहा तो कर्फ्यू प्ले था वहां पर लक्ष्मी नारायण लाल का, तो मेरा रुझान नाटकों की तरफ भी रहा। अच्छा। यानी कि एक पंजाबी और हिंदी दोनों का, एक उर्दू उर्दू इनका एक संगम हो गया, तीनों का मेरे अंदर जमावड़ा हो गया। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, तो फिर अब उस्ताद ने कहा भाई अब तुम्हारा अब सेशन आ गया पीएचडी का, एडमिशन शुरू है। तो
बोले कि पंजाबी में या हिंदी में? कहा मेरे लिए दोनों भाषाएं समान है। तो उन्होंने कहा हिंदी में करिए, आप सिख नौजवान है, आप हिंदी, आपकी हिंदी अच्छी, हिंदी में करें। तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी कोशिश की, लेकिन वहां नहीं हुआ। मेरा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन हुआ। अच्छा जी। और मेरा जो सब्जेक्ट था वो बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट था और बड़ा रोचक सब्जेक्ट था। जी जी। मैंने हिंदी कहानी पर काम किया। मेरा विषय रहा साठोत्री हिंदी कहानी में प्रेम का बदलता स्वरूप। स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में था। तो उसमें सभी तरह की जो कहानियां लिखी गई हैं, यौन संबंधों की कहानियां, दैहिक संबंधों की कहानियां, अशरीरी प्रेम संबंधों की कहानियां, तो ये उस तरह का इसमें मटेरियल था। तो मैंने इसमें 45 लेखकों पर काम किया। अच्छा जी। इसमें 15 लेखक 1960 से पहले के थे और 30 लेखक 1960 के बाद के थे। हालांकि कोई सीधी सीधी विभाजन रेखा नहीं थी कि 60 के बाद ही ऐसी कहानी आई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी से ही शुरू हो जाता है काम। उससे पहले का जो तिलस्मी साहित्य है वो कहानी के साहित्य के क्षेत्र में माना नहीं जा रहा था। तो इस तरह का वो, लेकिन 60 तक आते आते हमारे समाज में जो आमूल चूल परिवर्तन आया वो ये था कि हमारे समाज में जीवन मूल्यों में परिवर्तन आया, बहुत बड़ा। जी जी। लगभग 60 के आसपास। तो मैंने फिर जी। इसमें से 15 लेखक चुने, जिसमें बहुत सी अधिकांश महिलाएं थी। तो 45 लेखकों में से 22 महिलाओं लेखन पर मैंने काम किया। और जो पुरुष लेखक थे उसमें डॉक्टर महीप सिंह, राजेंद्र यादव और मोनिका जो मालती जोशी, दीप्ति खंडेलवाल। और फिर सबसे बड़ी बात है चित्रा मुदगल। फिर मेरी सबसे बड़ी बात है, इन लोगों से मैं मिला। अच्छा जी, अब बहुत बढ़िया। जो जहां जहां ये लेखक थे उनसे मिला। उसका फायदा ये रहा कि मेरी लाइब्रेरी अमीर हो गई। हर लेखक ने मुझे, कमलेश्वर साहब ने, और वो आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो कमलेश्वर साहब के यहाँ गया तो नोएडा में रहते थे। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो बोले कि यार अभी मेरे पास किसी ने आना है, कोई लड़का है वो पीएचडी कर रहा है। मैं कहा जी मैं ही हूँ। बोले अच्छा, हाँ भाई। सिगरेट से कमरा उनका धुएं से भरा हुआ, तो उन्होंने झट से बुझाया कि यार बाहर बैठते हैं। मेरी उनसे कोई आधा घंटा बात रही। तो बोले कि गायत्री, पत्नी का नाम था, गायत्री ऐसा करो कि वो बदला मिल गया मुझे, जो मेरी एक एक किताब बची हुई है ना, मेरे जो, इनके साथ यही होता है जो बड़े लेखक हैं, पहली किताब नहीं मिलती। उनके पास नहीं जो मिलती। एक किताब सुरक्षित थी वो उन्होंने साइन करके मुझे दे दी कि इसको से आप संभाल के रखना। और जब मैं दिल्ली में था, जब मेरा चंडीगढ़ तबादला, तो देवेंद्र सत्यार्थी के संपर्क में आया। तो सत्यार्थी साहब ने अपनी कलम मुझे दे दी। मेरा वाह। जन्मदिन था, बोले आपको तोहफा क्या दूं? वो कलम मेरे पास सुरक्षित है। फिर मैं डॉक्टर हरभजन सिंह के संपर्क में आया तो उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए डिक्शनरी तैयार की थी। सबसे बड़े आकार की डिक्शनरी है वो, अंग्रेजी से पंजाबी में। तो जिस अच्छा दिन जी। छपी उनका टेलीफोन आया कि फौरन मेरे यहाँ आ जा। मानसरोवर गार्डन में रहते थे। तो पहली डिक्शनरी उन्होंने मुझे भेंट की अपने हाथ से लिखकर। वाह। मैं कह रहा हूँ जो लेखक थे उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना ज्यादा। इधर जो कवि थे, जगदीश चतुर्वेदी थे, नरेंद्र मोहन थे, किस किस का नाम लूंगा मैं। सभी लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया कि मुझे लग रहा था कि यार जैसे मैं बहुत सुरक्षित हाथों में, सेफ हैंड में हूं मैं। और सभी जी। कोऑपरेट करने वाले लोग। इस सब के दौरान लिखने पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। तब जब मैं दिल्ली आया पहाड़गंज में, तो मेरी पहली किताब छप गई सैलाब। उसमें गजलें, गीत और खुली कविताएं थी। दूसरी किताब छपी शनाख्त। अब शनाख्त में कामिल कुरैशी साहब ने किताब बोली कि अब दो किताबों को मिलाकर हम एक किताब बनाएंगे। मैं कहा नहीं सर, मैं नहीं लिखूंगा। फिर मेरी कहानियों की किताब आई, पीली बत्ती। जी। किताबों के जो टाइटल बड़े खूबसूरत, इमरोज ने बनाया टाइटल। तो वो पीली बत्ती ये था कि हम जिंदगी के चौराहे पर पीली बत्ती पर खड़े, मालूम नहीं कि अब रुकना है, ठहराव है या गति लेनी है, रफ्तार लेनी है। स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच में झूलते हुए इंसानों की कहानियां थी उसमें, जी। पीली बत्ती किताब में। फिर मेरे पास एक पंजाबी में 10 गुरु सिख साहबान पर एक किताब छपी मेरी, सतगुर मूरत प्रगटी आई। ये 5 किताबें मेरी शुरू की किताबें रही। जी। तभी मुझे एक पंजाबी के पंडित मुंशी राम हसरत मेरे उस्ताद थे, बहुत अच्छे काबिल उस्ताद थे।
ही वॉज अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड, लेकिन बड़ी पकड़ थी उनको अपने अपने वो खुद भी बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़कर मुझे गजल लिखनी सिखाई। जी। तो उसके बाद, और कामिल कुरैशी साहब थे वो हिंदी में लिखवाने के लिए। इत्तफाकन में मेरी किताब छपी, पहली किताब मेरी आई जमा जरब तकसीम। अच्छा। एक साइड में हिंदी, एक साइड में उर्दू। लेफ्ट साइड में उर्दू थी, राइट साइड में हिंदी। दूसरी किताब है तल्ख तुर्श शीरी, ये भी ऐसी है, उर्दू और हिंदी की किताब। तो जमा जरब तकसीम को दिल्ली की उर्दू एकेडमी ने अवार्ड दे दिया। वाह। बहुत बड़ी बात थी। और ये कहा कि ये कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब के बाद पहला सिख नौजवान है जो हमसे उर्दू एकेडमी का अवार्ड लेके जा रहे हैं। वाह। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। तो मुझे लिखने पढ़ने के से अलावा फुर्सत मिली नहीं। फिर मेरी किताब आई रमता जोगी बहता पानी, ये अच्छा। देवनागरी में थी। फिर एक किताब आई मेरी उसके बाद धूप छांव, ये भी गजलों की किताब थी। और सभी किताबों का जो आकार है वो 100 सवा 100 पेज की उसमें है, गजलें हैं। जी। फिर एक मेरी लास्ट में किताब आई देश बिराना। 5 हम्म। किताबें मेरी छपी गजलों की। पहले 5 छपी थी, फिर 5 ये छप गई। इसको एक मंगल नसीम बहुत बड़े शायर है, उन्होंने इनका पब्लिकेशन है, उन्होंने किताब छापी। खुद जी। अच्छे शायर है और गजलें बहुत अच्छी कहलवा दी उन्होंने मुझसे। तो वो किताब देश बिराना। फिर देश बिराना में से कुछ गजलें चुनकर मेरी गजलों की सीडी आई, एल्बम बनी। उसमें बहुत सी 10 गजलें गाई गई जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। जी। उसके बाद फिर मैंने एक मेरी वेबसाइट बनी। वेबसाइट में मैंने सब ये चीजें समाहित की, अपनी जो चीजें थी मैंने उसमें समेटा मैंने काम को। और दिल्ली में तभी डॉक्टर महीप सिंह कहने लगे कि पंजाबी की पुरस्कृत कहानियां हैं वो आप इकट्ठी कीजिए, संपादन की तरफ आइए आप। तो मैंने उसमें 15 लेखकों की जो पुरस्कृत कहानियां है उसको छापा, पंजाबी की पुरस्कृत कहानियां। मैं आपको किताबों के साथ साथ दर्शन कराना चाहूंगा। तो मैं आपको, तो सभी किताबें जो शुरू वाली 5 है वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो सरापे इकरार थी वो 3 भाषाओं में बाद में अनुवाद हुई, अच्छा। अंग्रेजी में, बांग्ला में और मराठी में। वाह। अंग्रेजी में एन एरा ऑफ पेसिमिज्म, और बांग्ला में एकटी हताशा जुग, और मराठी में अंतहीन व्यथा। जी। ये 3 किताबें ट्रांसलेट हुई, 3 भाषाओं में अनुवाद हुई पंजाबी की किताब। मराठी वाली किताब में वसंत साठे साहब ने भूमिका लिखी, ना उसमें अच्छा। मराठी वाली किताब में। और इसी तरह बांग्ला वाली किताब में रजत दास गुप्ता ने लिखा, जो कि एस्टेब्लिश राइटर थे कलकत्ता में, उन्होंने लिखा। जी। फिर जो 5 किताबें आई उनके टाइटल बहुत खूबसूरत बनाए इमरोज ने, बहुत सुंदर टाइटल उनके बनाए किताबों के। उन किताबों में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मेरा कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, खास तौर से नुक्तों की। जो नुक्ते हैं, जो बारीकियां हैं उस किताब में, उन किताबों में मिलेंगी आपको। जब मेरा पीएचडी का थीसिस मैंने सबमिट कराया तो थीसिस का आकार इतना बड़ा था कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने किया। तो डॉक्टर मान सिंह वर्मा मेरे गाइड थे। जी। तो जब ये मैं थीसिस टाइप करा कर लेकर गया तो 616 पेज का थीसिस है वो, सिंगल स्पेस पर मैनुअल टाइपराइटर पर टाइप किया हुआ। वाह। इसमें 1061 किताबें मैंने बिब्लियोग्राफी में दी, ग्रंथ और किताबें। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उन किताबों में जो नोट्स लिए गए वो सब फर्स्ट हैंड थे। फर्स्ट हैंड का नोट्स का मतलब है कि जैसे एक लेखक ने कह दिया जी वात्सायन ने ये लिखा या ओशो ने ये लिखा, तो मैंने उनकी बात न मानकर ओरिजिनल देखा। जी। यानी कि फर्स्ट हैंड अगर उसने गलत लिखा तो गलत मैंने नहीं लिया, हो सकता है ठीक लिखा हो, लेकिन मैं ओरिजिनल में चला गया। इसमें बहुत टाइम लगा। और ये इत्तेफाक देखिए, प्रभु की कृपा ये थी कि पूरे 5 साल में ये मेरी पीएचडी की डिग्री मुझे मिली। वाह। जब मैं डिग्री, ये मैं किताब लेकर गया उनके पास, तो इसका आकार बहुत बड़ा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसमें। तो जो मेरे गाइड थे छोटे छोटे कद के थे। तो मेरठ यूनिवर्सिटी में पहुंचा मैं, तो उनके घर पे विक्टोरिया पार्क रहते थे। तो मैं रिक्शे से उतारी मैंने, लेकर अंदर गया। तो बोले अरे
ये पांचों किताबें एक ही में बाइंड करा लाए आप, ये 5 कॉपियां देनी थी। मैं कहा सर अभी आया, मैं अंदर आया तो 4 किताबें वो भी ले आया। बोले मतलब वो इतनी छोटी हाइट थी, बैठे तो छुप गए पीछे, कह रहे मैं कहाँ हो यार तुम इतनी 5 वॉल्यूम तुम ले आया। मैं कहा सर किताब एक ही, 5 की कॉपीज है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उठाया अपना हरे रंग का पेन, साइन कर दिया। कह रहे बाद में देखेंगे, अब पहले फिलहाल साइन करें क्योंकि हमारा परसों वाइवा है जी। तो उन्होंने फिर मुझे काफी अवगत की। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा उनका रहा भी। फिर उन्होंने थीसिस को साथ साथ मैं भेजता रहा था, उनके नोटिंग्स आती रही कि यहाँ पर ये करें ये करें। तो वो थीसिस वहां से रिफ्यूज हुआ कि इसको मानक हिंदी में करके लाइए। प्रोफेसर सूरज भान सिंह हुआ करते थे, चेयरमैन थे तकनीकी शब्दावली बोर्ड के जी। तो उन्होंने कहा कि इसको, अब फिर वो सारा का सारा मुझे मानक हिंदी, यानी आधे शब्द जो थे खत्म हो गए। जो एक हिंदी में कहा, हिंदी लेखन में जो चेंजेस आ रही थी, यानी कि उसमें मानक हिंदी में करने का मुझे आदेश हुआ। तो मैंने उस सारी किताब को दोबारा फिर सबमिट किया। फिर वाइवा हुआ। वाइवा में 5-6 लोग थे, अच्छे लोग थे। जब उन्होंने मुझे कर दिया, बधाई भी दे दी, आपका ये थीसिस हो गया, 2.5-3 घंटे वाइवा चला। तो मैंने उससे कहा सर 2 बातें तो आप पूछना भूल ही गए। बोले आपका हो गया, थीसिस हो गया, मुबारक हो गई। मैं कह रही सर 2 प्रश्न और भी तो पूछिए मुझसे। अच्छा जी। तो वो बोले कि यार लोग तो कहते हैं भाई छप गया, ठीक है, हो गया, मुबारक होगी। मैं कह सर इसमें आपने 2 बातें पूछी नहीं। तो मैंने उनसे तो बहुत प्रभावित हुए कि आपने, फिर उन्होंने कहा कि आप थीसिस में आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट सारा ही थीसिस याद हो गया। तो मैंने पढ़ा। जब इसका एडमिशन होना था तो प्रोफेसर पुष्पाल सिंह होते थे पटियाला यूनिवर्सिटी के। तो मैं डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जो थे सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट में बैठते थे, तो मैं उनसे मिला तो उनके पास पुष्पाल सिंह बैठे थे, तो मेरे को जी। गाइड बने बाद में। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल कर दिया, पुष्पाल सिंह ने एक कहानी का नाम लिया, एक नॉवल का नाम लिया। बोले कितनी अच्छी कहानी लिखी है इस लेखिका ने। मैं कहा सर ये तो कहानी नहीं तो नॉवल है। कह रहे नहीं अच्छा। कहानी मैंने पढ़ी है। मैंने कहा सर ये नॉवल है, कहानी नहीं है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख करके वाकई, मैंने कहा उसका मैं आपको टाइटल भी बताता हूँ किस कलर का बना है, और हरि प्रकाश त्यागी ने उसका टाइटल बनाया है। जी। कहने तुम पास हो गए भाई। तो फिर उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से पीएचडी का एडमिशन। अच्छा। ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद एक जालंधर में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पंजाबी सप्त। डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं, हेलो, हाँ जी। जी। डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, उनका अपना अच्छा वहां जी। नर्सिंग होम भी है, लेकिन वो साहित्य से जुड़े हुए हैं। वो बहुत जी। बड़ा इनको जो फाइनेंस करते हैं, मोता सिंह सराय है बर्मिंघम में, तो वो सारा इनका सारा फाइनेंस का देखते हैं। जी। तो मैंने इन द मेन टाइम सोचा कि माँ के ऊपर पंजाबी में क्या क्या लिखा गया वो कंपाइल किया जाए। हम्म। तो मैंने एक किताब, इनको मैंने मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने किताबें छापी हैं, तो एक किताब इन्होंने मुझे, मैंने रिक्वेस्ट की तो भेज दी। उसका नाम था माए नी माए। हम्म। मैंने उस किताब को पढ़ा तो देखा रे इसमें तो सारा उन्होंने मिक्सचर कर दिया। उसमें धरती माता भी ले लिया, गौ माता भी ले लिया, है जी। हम्म। तो मैंने कहा यार ये नहीं, इसमें तो कुछ थोड़ा डिफरेंट चाहिए। तो मैंने उनसे संपर्क किया, बोले कि आप करें इस काम को, हम इसको पब्लिश करेंगे। जी। ठीक है, बुनियाद बनी। तो उसमें उसमें फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा और डिफरेंट कर दिया। जो पंजाबी की कवित्रियां हैं जिन्होंने माँ पर कविता लिखी है, उनसे कविताएं मंगाई, जी। क्योंकि माँ बेटी का संवाद खत्म नहीं होता। ना ना। तो उन कवित्रियों ने 116 कवित्रियों ने मुझे, मैंने उसमें किताब में छापी माँ के ऊपर कविताएं, गुड। बहुत along with बढ़िया। their complete addresses and टेलीफोन नंबर देकर साथ में एक पूरा सामने हमारे आ गया। तो हमारे सामने फिर एक पूरा एक विराट फलक था कि पंजाबी में क्या लिखा जाए। हम्म। तो उन्होंने किताब छापी बड़ी सुंदर। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब बेटियों पर काम करके दी। उन दिनों काफी था बेटियों को मारने का सिलसिला। तब ये इसने बादल की जो पत्नी, इन्होंने भी शुरू किया था एक नन्ही छांव करके एनजीओ बनाया था हरसिमरत ने। तो बेटियों का काफी था।
उसके ऊपर मैंने किताब तैयार की। 121 जी कविताएं, पंजाबी की कवित्रियों से बेटियों पर लिखी कविताएं, 121 कविताएं। वाह। तो ये दो माँ और बेटी पर हुई। फिर मैंने देखा कि पिता पर बड़ा कम लिखा गया है। माँ का रोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन पिता का रोल भी तो है ना। तो मैंने पिता के ऊपर फिर एक मैंने किताब तैयार की, उसका जी। नाम रखा निम दारुक। अच्छा। जो कि कड़वी तो है लेकिन गुणकारी बहुत है। पिता की डांट में बहुत दम है। तो हम्म। ये पिता के ऊपर मैंने कहानी, उसमें कहानियां इकट्ठी की। जी फिर उसके बाद मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पर कहानियां मंगवाई, और वो 101 कहानियां छापी 2 वॉल्यूम में। निक्के अच्छा जी। पैर कंडियाले राह, हाय 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 हाय, क्या ये टाइटल। किताब है। उसके बाद फिर मैंने जो एक किताब छपी मेरी, पोठोहारी एक भाषा है, जैसे माझा मालवा दोआबा की बोली है, पोठोहार की हम्म। बोली है, डोगरी बोली है। तो पोठोहार पर उन्होंने काम के लिए बोला। तो मैंने उसका, भाई मैं तो पोठोहारी नहीं हूँ लेकिन मैं पोठोहारी बोल लेता हूँ। जी तो जी उनका जी। थोड़ा काम करते, उसमें मैंने फिर पोठोहारी कहानियां इकट्ठी की। अच्छा जी। ये संपादन का काम तो किया। उसके बाद जी। फिर चाइल्ड साइकोलॉजी पर हो गया। फिर मैंने बाल मजदूरी पर, जो बच्चे वाह। आते हैं, गाँव से आते हैं, इन पर कहानियां मंगवाई। जी बाल मजदूरी पर उन कहानियों में उसका नाम रखा एक ही बाल बरेस, कैसा बचपन है। जी। ये इस तरह की ये फिर मेरी 9 किताबें जो पंजाबी सथ वालों ने संपादित करवाई मुझसे। उसके बाद ये जी। तो एजुकेशन के साथ किताबें आ गई, साथ साथ फिर मैं रेडियो से जुड़ा रहा। रेडियो पर मेरे करीबन 150 के करीब प्रोग्राम्स हो चुके हैं अभी तक। जी सन जी। 72 75 75 से मैं रेडियो से जुड़ गया था। जी जी। तो कितने ही स्टेशन डायरेक्टर बदले, कितने युवानी शुरू हुआ था, पंजाबी सेक्शन, हिंदी सेक्शन तो कंप्यूटराइज नहीं होता था, तो इनमें 3 प्रोग्राम मिल जाने। तो पूरा रुझान, बैंक से उठना रेडियो चले जाना, वहां से उठना लाइब्रेरी चले जाना, तो पढ़ने लिखने का एक जुनून, घर में माहौल भी ऐसा। तो इस तरह का मेरा सिलसिला चलता रहा। जी ये तो था मेरे साहित्य लेखन का और जो शैक्षिक योग्यता का। जी जी। अब मैं आता हूं अपने लेखकों की तरफ, प्रकाशकों की तरफ। जी। एक लेखक किताब लिख लेता है, उसके सामने उसके सामने कितनी ही समस्याएं आ जाती है किताब को छापने की। अच्छा जी। किताब छपेगी, कैसे छपेगी, कौन छापेगा, किस तरह का प्रकाशक चाहिए। अगर मैं पंजाबी की किताब छापता हूँ इधर यूपी से या बिहार से, तो उस किताब का मोल नहीं है। हिंदी किताब में पंजाब में छापता हूँ, उसका ज्यादा मोल नहीं है। हाँ तो जी। वही बेल्ट में किताब जानी चाहिए जिस बेल्ट के लिए वो कहानियां लिखी गई, बाय बिल्कुल बिल्कुल। लार्ज। फिर प्रकाशकों की दौड़ शुरू हुई, प्रकाशकों से बातचीत हुई कि क्या क्या। फिर ये एक बहुत लंबा चौड़ा मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है जिसमें लेखक हम्म। फंसता है। प्रकाशकों की अपनी मजबूरी है, वो कहते हैं जी लेखकों को लिखना नहीं आता, क्या छापें, कविता लिखते हैं, कविता प्रोज ज्यादा है, कविता है नहीं इसमें। अच्छा। मैं अपने उसमें जो हमारे इस प्रोग्राम का जो मूल ध्येय है उसकी तरफ आता हूँ। मेरा मानना यह है कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू या जो किसी भी भाषा के लेखक हैं, वो तभी अच्छा लिखेगा जब वो पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक वो लिखेगा क्या। जब तक आप वो ट्रांसलेटेड नहीं पढ़ेगा, दूसरी भाषाओं में क्या काम चल रहा है, बांग्ला में क्या चल रहा है, मराठी में क्या चल रहा है, ये कन्नड़ में क्या चल रहा है काम, तो तब तक आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि बाकी दुनिया में साहित्य क्या रचा जा रहा है, अंग्रेजी साहित्य हम्म। क्यों इतना समृद्ध है, बांग्ला साहित्य क्यों इतना समृद्ध है, हम बिल्कुल। हिंदी और पंजाबी के क्यों पीछे रह गए, हमारे यहाँ रॉयल्टी सिस्टम क्यों नहीं है हमारे यहाँ। इस तरह की बहुत सी बातें थी। प्रकाशकों की अपनी दुविधा थी, भाई ठीक लिखा हो तो हम छापे, किताब बिकती नहीं है। लेखकों की हम्म। समस्या ये थी कि पैसा कहाँ से लें, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये कहाँ से लिया जाए किताब छापने का। एक जी जी। बहुत बड़ा चक्रव्यूह सा था। खैर, मुझे तो अच्छे प्रकाशक मिले, उन्होंने काम किया, लेकिन मेरा मानना ये था, अगर आप गजल कह रहे हैं तो आपके गजल का सारा हुनर आपके हाथ में चाहिए।
अगर आप बिल्कुल। कहानी कह रहे हैं, आप कहानी की बात करते हो, कहानी में कहानी के गुण चाहिए, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका सेंट्रल आइडिया, उसका प्लॉट, उसके उसमें जो पात्र उसारी है, वो सब चीजों की आपको नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड था नानक सिंह, जो नॉवलकार थे, मेरे पास बैकग्राउंड था करतार सिंह दुग्गल, 1000 से ऊपर कहानियां करतार सिंह दुग्गल की, अच्छा जी। जिसके बारे में कहा जाता है पंजाबी साहित्य का सुनील गावस्कर। वाह। वो मैंने जी। कहानियां, सुजान सिंह, कुलवंत सिंह विर्क, इन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक एक बोलें कि ध्येय होना चाहिए। जैसे हम अपने घर में अपने बुजुर्गों की फोटो लगा लेते हैं, जो विदा हो गए या भी हैं, फोटो लगा लेते हैं, तो हमारे पास लेखकों की शक्लें नहीं देखी, हमने किताबें नहीं देखी, मैं वेदों के दर्शन नहीं किए, पुराण नहीं देखे, पता नहीं है, तो रेफरेंसेस मिल गए, उससे आगे चला दिया। भाई हाँ मेहनत जी। की जरूरत है, उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। जी। गुरबानी में एक वाक्य आता है, विद्या विचारी ता परोपकारी। हाँ, परोपकारी। तो परोपकारी तभी होगी, आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, उससे उसका लोगों का काम करेंगे। और अपना सकारात्मकता, मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। जी। हमारे पूरे समझता हूँ शायद विश्व में ही होगा कि नेगेटिविटी बहुत है, एक लेखक दूसरे लेखक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ओह। अगर कुछ अच्छा लिखा, अरे यार क्या लिखा है इसने, ये बहुत बड़ी हम्म। समस्या है। हम उसको साथ लेकर चलने को तैयार नहीं होते हैं। अगर होते भी तो वो कितने ही उसमें बटे हुए हैं खेमों में। जी। ये अलग खेमा है, ये दलित लेखकों का खेमा है, ये प्रगतिवादी लेखकों का खेमा है, ये राजनीतिक, अलग 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 छोटे 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 खेमों में बटे हुए हैं। हम्म। जब तक मैं जब देखता हूँ तो जब ये जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार और गंगा प्रसाद विमल थे, ये तीनों ने एक अपनी बना ली, विजप नाम की पत्रिका निकाल दी। जी। नाम के पहले पहले अक्षर से, विमल से व ले लिया, जगदीश चतुर्वेदी से जा ले लिया, श्याम परमार से पा ले लिया, विजप नाम की पत्रिका निकाल दी। हम्म। उन लोगों के साथ, क्योंकि स्थापित लेखक थे मेरे सामने, हम्म। अगर मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, मैं मूल बात पर आता हूँ, मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, मेरे सामने स्टडी नहीं होगी, तो मैं लिखूंगा क्या। जी दूसरी बात, बिल्कुल। व्याकरणिक तौर पर हमें व्याकरण आना चाहिए, व्याकरण आना बिल्कुल। चाहिए, हमें वाक्य विन्यास पता होना चाहिए, हमने क्या लिखना है, हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण का पता होना चाहिए, हमें ग्रामर की पूरी, किसी भी भाषा में, अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, पंजाबी में, अगर आपने उसका नहीं किया, जैसे उर्दू में पिंगल और अरूज की आपको नॉलेज चाहिए, व्याकरण हम्म। आपको पूरा चाहिए, तभी लिख पाएंगे। अब बिल्कुल। कविता लिखी, खुली कविता पब्लिशर को दे दी, उसने छाप दी, भाई 20,000 दे दो, वो छापेगा किताब, आपको दे देगा, बांटते फिर लोगों को। और जिसको आप देते हैं वो हम्म। पढ़ते नहीं है, धूल जम जाती है किताब पर। तो ये बिल्कुल। मेरा सिंपली है मानना है कि इसलिए अच्छा लिखें, अच्छा सोचें, और सकारात्मकता, एक लेखक दूसरे लेखक को प्रोत्साहित करे। जी जी जी, जरूरी है। अगर सकारात्मकता नहीं है, अगर पॉजिटिविटी नहीं है, अक्सर लोग बात करते हैं टेलीफोन पर, तो या फला ने ये कर दिया, मैं कहा भाई उसको छोड़ो, आप बताओ आप क्या कर सकते हो, आप बड़ी लकीर खींचो ना, हाँ आप लिख के हाँ। दिखाओ, ऐसा आप लिख कर दिखाओ, बड़ा सुंदर जवाब। आप लिखे ना, ऐसा लिखे, आप उसको छोड़िए, उसने जो कर दिया, जो उसके बूते में था उसने कर दिया, आप अपना काम करें, हम्म। आप अपने काम को इतना अच्छा करें कि उसको लगे कि यार ये मुझसे अच्छा काम कर गया। बिल्कुल। ये अब जो लेखन है, लेखन कोई ऐसा नहीं है, ये बहुत साहित्य साधना है, तपस्या है। बिल्कुल बहुत। अपनी टेबल पर आप जुड़े, अपने लेखकों को पढ़ें। मुझे कितनी किताबें आती हैं, कितनी मैगजीन्स आती हैं, कितनी अखबारें आती हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, और समय आने पर धीरे धीरे उनको मैं संशोधित भी करता हूँ, उनको ठीक करता हूँ, सलाह भी देता हूँ जितनी मुझे समझ है। जी जी जी। अगर अच्छी चीज है तो मैं उनको बाकायदा बोलता हूँ बहुत अच्छा है, आप इसको करें, और एक दूसरे पुल का काम कर देता हूँ प्रकाशक और लेखक के बीच में। भाई किताब अच्छी है, मैंने पढ़ ली, इस किताब को छाप दे। अच्छा जी। ये पॉजिटिविटी चाहिए। अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें नकारात्मक लेकर बातों को करते रहेंगे, फालतू की बातें करते रहेंगे, किसने क्या कर दिया, छोड़ो भाई, आप देखो आप क्या कर सकते हो।
आप करके हाँ दिखाओ अपने ना। मंजे, हाँ अपने मंजे थले डॉक्टर चरण सिंह जी, सोटी नहीं फेर दे लोग। अपनी अपनी उससे निकलो ना बाहर यार। आप उस कुएं में गिरे रहोगे, उसी को दुनिया मान लोगे, तो ये तो नहीं ना। आपके बिल्कुल। सामने कंपैरेटिव स्टडी चाहिए। अगर शैले ने लिखा, कीट्स ने लिखा, एमरसन ने लिखा, आपको पता होना चाहिए। टैगोर ने लिखा, आपको बांग्ला का पता होना चाहिए क्या लिखा। हाँ जी। नजरुल गीत क्या है, उसका म्यूजिक का क्या उसके साथ सिस्टम है। तो ये बहुत सी चीजों का मिक्सचर है। और लेखक को, लास्ट बात करूंगा इससे, फिर आगे आप जैसा प्रश्न करेंगे, कि लेखक को अपने किरदार के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति सुच्चा होना चाहिए। हम्म। सुच्चे का मतलब है कि आपकी निगाहों में किसी तरह का, अगर बेटी की उम्र की है तो बेटी ही है, बेटे की उम्र का है तो बेटा ही है। एक्सप्लॉयटेशन ना होने दें किसी भी तरह का। तो ये जी। एक्सप्लॉयटेशन खराब करता है। एक्सप्लॉयटेशन खराब, इसको एक सकारात्मक लेकर चले ना। हम सभी, अभी मैंने आपके कुछ प्रोग्राम देखे उसपे, अभी पिछले दिनों उसका कमोडोर गुरनाम सिंह जी का प्रोग्राम मैंने देखा, तो वो मैंने सेव कर लिया अपने पास उसको। इतनी उन्होंने पॉजिटिव बातें कही, इतना उनका जो जीवन अनुभव था हमारे साथ साझा किया। जी। तो जी। आपको भी बहुत मुबारक है, ऐसे बड़े लेखक को आप अपने हम लोगों से मिलवाया आपने, बहुत बड़ा आपका है। तो अब मैं मुझे लगता है मुझे विराम लेना चाहिए। मैं तो निरंतर बोलता चला गया, आपने जो नहीं पूछा वो भी बताता गया मैं। जी, अब नहीं आप सर, पूछिए। यही सहज चर्चा का मतलब ही यही है। ये आपका कोई इंटरव्यू नहीं है डॉक्टर चरणजीत सिंह जी। तो आदर से आपको इनवाइट किया है। तो जी, आपके मन की बातें, आपके दिल की बातें जो है, आप दुनिया भर में पता नहीं कितने टीवी चैनल, कितने रेडियो या कितने लोग आपका इंटरव्यू लेके जा चुके होंगे। जी, इंटरव्यू के अंदर वो बातें सामने नहीं आती हैं कि जो हमारे दिल में हम बताना चाहते हैं। जैसे अभी आपने बिल्कुल आपने बारीकी से खुल करके और बड़े समराइज तरीके से सारी बातें कही हैं, और ये एक एक बिंदु जो आपने इसमें उठाए हैं, वो आने वाले लेखकों के लिए और जो चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बीच में सवाल पूछ करके मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू नहीं है। तो अब आगे बात बढ़ाएं कि ये जो कुछ भी अब तक आपने जो लेखन कार्य किया, उसके बारे में आपने जानकारी दी, कैसे कैसे आमने सामने विपत्तियां आती हैं, आपस में तालमेल मेल जोल सब कुछ करना पड़ता है। तो आदरणीय डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, मैं आगे आपकी बात को बढ़ाना जारी रखना चाहूंगा अभी कि जी। अब आपका क्या चल रहा है। अभी तो मेरे पास मेरे पास मेरे हाथ में प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत बड़ा काम है जो मैंने हाथ में लिया है। एक तो मेरी गजलों की 2 किताबें मेरी तैयार हैं, उर्दू गजलों की। उसमें बहुत सी जो रोमांटिक तो गजलें हैं ही, उसमें बहुत सी सोशल गजलें हैं। जो एक कवि की यात्रा जो होती है लेखन की, वो पर्टिकुलर टू जनरल होती है, यानी निज से समूह की तरह चलता है। जब वो प्रेम जी। गीत लिखता है, उसके बाद समाज में देखता है क्या हो रहा है, तो वो उस तरफ मुड़ जाता है। अब हम देखते हैं साहिर लुधियानवी का जो जो पोइट्री है सारी, या और जो लेखक हैं उनकी निज से समूह की यात्रा। प्रोफेसर मोहन सिंह पंजाबी के बहुत बड़े राइटर थे। साहिर लुधियानवी बहुत बड़े राइटर थे। एक कैफी आजमी साहब, ये सब उस तरफ उड़ गए, समाज में क्या क्या हो रहा है, समाज में क्या बुराइयां हैं। तो मैंने उन उन विषयों पर अपनी गजलें कही। जैसे हमारे समाज में छोटू है, जिसको हम चाय की दुकान पर, कॉफी की दुकान पर बैठे हैं, वो छोटू बात सुन, उस बेचारे का नाम भी कोई लेता नहीं है, ना पूछता भी कोई जी। उस पर। अब एक जो क्लीनर बैठा है ड्राइवर के साथ, हाथ बाहर करके, और उसका काम सिर्फ इतने कि मुड़ने के लिए हाथ बाहर देना है, तो उसको मैंने एक राम लखन उस पर बना दी। एक हरिया जो एक प्रचलित नेम है, तो वो उस पर बना दी गजल। इन पर मैंने फिर माँ पर, बाबूजी पर गजलें कही, मुसलसल गजलें कही। बहुत बढ़िया। मुसलसल मुसलसल रिश्तों पर, बेटी पर, माँ पर, फादर पर, फिर सामाजिक जो बंधन है उस पर, वो मैंने गजलें कही। मेरे साथ बहुत से फेसबुक फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, वो शायद देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। वो जानते हैं मेरे स्वभाव को, कि उन्होंने जो कुछ भेजा मैंने उस पर कमेंट देना है, और उनको जी। कोई जी। सुझाव देना है तो उनको मैसेंजर में देना है सुझाव, हम्म। कि भाई इसको यूं नहीं यूं कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जहां तक बिल्कुल। मुझे, क्योंकि मैंने जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को मैं आगे बांटूं।
वाह, क्या बात है। अपनी बहुत बढ़िया। जिंदगी की जो आपका प्रकाश बढ़ता है, मैं अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं तो उससे मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैंने एक कैंडल जला दी, क्या उससे बात। मेरी रोशनी बढ़ गई। उससे अब कैंसर का कुछ हो तो मैं उसको बोलूं भाई ये आप इसको यूं नहीं यूं करें तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी रोशनी बढ़ेगी, मेरी रोशनी बढ़ जाएगी उससे। मैं कल बिल्कुल। बड़े फंस सकूं यार, कैंसर साहब क्या बढ़िया लिखते हैं। ये चाहिए, ये बारीकियां चाहिए। उनके साथ पॉजिटिविटी, मैंने कितने ही लोगों की किताबें छपवाई बिना किसी कमीशन, बिना किसी लालच, बिना किसी उसके, और उनका कहा कि भाई ये मेरा काम नहीं है खाने पीने, तुम अपना काम करो, तुम अच्छा लिखो, ये तुम्हारे जी, लेखन का काम। बिल्कुल। मुझे वो छोटी सी बात याद आती है कि नर्क और स्वर्ग में क्या फर्क है। नर्क में ये सीन था कि बहुत बड़े बड़े बर्तन पड़े हैं जिनमें शोरबा है, लिक्विड सूप है, तो चम्मच भी उतने बड़े बड़े हैं, वैसे चम्मच को भरते हैं, अपने मुंह तक लाते हैं, वो सारा गिर जाता है कपड़ों पर। तो वहां झगड़ा हम्म। चल रहा है, नरक का सीन बन रहा है, मार पिटाई चल रही है। और स्वर्ग में भी यही सीन है, बहुत बड़े बड़े शोरबे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बर्तन, बहुत बड़े बड़े चम्मच पड़ी है। लेकिन एक दृश्य वहां बदल गया, वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, उसने शोरबे से चम्मच भरा, दूसरे आदमी के मुंह में डाल दिया। क्या बात है। सामने बैठे बंदे, तो सामने जो बंदा बैठा उसने शरबत भरा, शोरबा उसके मुंह में डाल दिया। ये हमारे सामने चलिए। बहुत, लेखक के लिए बहुत बड़ा काम है। हमारा बहुत बढ़िया। शरीर हमारी, इसकी एग्जाम्पल है परोपकार की। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जी। पांव बहुत अच्छे सफर पे हमें लेके जाते हैं, क्या वही रुक जाते हैं? मन मस्तिष्क को आगे कन्वे कर देते हैं। हमारी जीभ बहुत अच्छा खाना खाती है, क्या रोक लेती है उसको अपनी कि भाई इसको मैं रहने दो, बहुत टेस्टी है, वो आगे भेज देती बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। आंखें एग्जाम्पल बहुत डॉक्टर। अच्छा दृश्य देखती हैं तो उसको आगे कन्वे कर देते हैं। इसी तरह सारा शरीर एक दूसरे के लिए काम करता है, एक अंग दूसरे अंग के लिए काम करता है। बहुत बढ़िया हाथ, सोच। हाथ सभी सारे शरीर को कपड़े पहनाते हैं, खुद हाथ नंगे हैं। हाँ हाँ। वो इस तरह का हम काम करें। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं रखते हैं कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो होगा अच्छा होगा, तो हम चल ही नहीं सकते। हमारे आस पड़ोस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें उसके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। आप गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, जहां मर्जी जाएं, सभी खुदा के घर हैं, सभी परमात्मा सभी जगह है। लेकिन अगर आपको अपने घर में कोई बीमार, कोई पड़ोसी बीमार आपको नजर आता है, उसकी आप सेवा नहीं कर रहे तो आपका जाना व्यर्थ। बिल्कुल। मानवता की सेवा बड़ी सेवा है, उसके लिए ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए कि भाई मैंने एक एनजीओ खोल लिया। जी। मुझे एक और बात याद आती है आपकी इस सिलसिले में कि चर्च में 40 लोग थे, तो पादरी ने कहा कि अगले संडे हम फिर मिलेंगे, एक अच्छा काम करके आना। जी। सबने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगले संडे इकट्ठे हुए तो पादरी ने पूछा, हाँ भाई मिस्टर विल्सन। बोले सर मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। मिस रोजी, कहता मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मिस्टर माइकल, कहता मैंने बूढ़ी औरत, कहता यार कितनी बूढ़ी है, सारे 40 लोग एक ही बात कह रहे हैं, बूढ़ी औरत, कितनी बूढ़ी औरत है, कहाँ आ गई? तो बोले जी ऐसा है, आपका प्रवचन सुन के हम बाहर निकले तो 20-20 दोनों हिस्सों में बट गए। एक बुढ़िया जा रही, जिसको पकड़ के हमने जबरदस्ती सड़क पार करा दी, उधर उधर वाले इधर ले आए, तो हमने उपकार का काम कर अरे बाप रे। दिया। ऐसा ऐसा उपकार ना करें ना जिसमें ना किसी का ना। अहित हो, किसी का अहित हो। हम ऐसा काम ना करें, काम वो करें कि वो याद रहे, बिल्कुल। रहती दुनिया तलक नाम रोशन रहे, रहती दुनिया तलक काम, रहती दुनिया तलक नाम रोशन रहे, काम हम ऐसे दुनिया में कर जाएंगे। ये मेरी गजल का बिल्कुल। शेर है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको खुद भी जलना पड़ेगा, दूसरे को रोशनी देने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी पढ़ाना पड़ेगा। मैं कभी बिल्कुल। किसी का यहाँ मेहमान हो जाऊं तो मैं सबसे पहले उनके घर जाकर यही पूछता हूँ, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, जरा मेरी बात कराओ। तो मैं पहुंच जाता हूँ, बेजी की हाल चाल है, माँ जी की हाल चाल है, या छोटा नन्ना मुन्ना तो उससे बैठ के बातें कर ली। बोले यार क्या करते हो तुम यहाँ महफिल में बैठो? मैं कहा मेरी महफिल यही है, ये मेरी महफिल है। तो मैं जब बुजुर्गों के पास बैठता हूँ ना, पुराने जमाने के मेरे प्रश्न भी ऐसे अटपटे होते हैं जैसे आप कर रहे हैं अटपटे सवालों का
उसका जवाब देता। तो मेरे प्रश्न भी ये होता है, मैं बूढ़ी औरत से 90 साल से पूछता, माता जी प्यार किया किसी ने जिंदगी च कोई लवर याद है? तो वो स्मृतियों में खो जाती है। हाँ पुत्र एक चंगा लगता सी। तो वो फिर अपने बेटे को कहते हैं, वो सरदार जी ने दोबारा बुला, वो बड़ी मैंने दिल की गल्ला सुनता है। हमारे पास बहुत बढ़िया। समय नहीं है क्या साहब, डॉक्टर साहब, हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास एक पहले मन्नू भंडारी की कहानी याद आती है, कमरा कमरे और कमरा। एक कमरा था, 20 लोग बैठते थे, 10 लोग उस कमरे में थे, एक टीवी होता था। अब जितने कमरे हो गए उतने ही खेमों में बैठ गए। बेटे को बिल्कुल बाप का नहीं पता, बाप को बेटे का नहीं पता। और सबसे बड़ा हथियार जो उनके हाथ में आ गया वो आ गया मोबाइल। बिल्कुल। आपकी हिम्मत नहीं है कि बच्चे के हाथ से उससे रिमोट ले सको कि भाई मुझे ये चैनल नहीं दूसरा देखना है। आप में हिम्मत नहीं है उसको उसके हाथ से मोबाइल ले सको। बिल्कुल। वो क्या देख रहा है आपको कुछ पता नहीं है। उस पर हम्म, जो परोसा जा रहा है वो देखने सुनने लायक नहीं है बाय एंड जी लार्ज। जी। काफी इंफॉर्मेटिव भी है, मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उसका हम सदुपयोग करें, हम्म। हम चीजों का सदुपयोग करें। दूसरा, हमें परफेक्शनिस्ट होना पड़ेगा। मैं आज तक किसी में सवाल नहीं डाला कि मुझे पानी दीजिएगा, मैं खुद उठकर पी लेता हूँ। कॉफी पीने में खुद बना लेता हूँ। जी। अपना काम खुद करें, अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं, अपना एक सिटिंग सिस्टम बनाएं, लगातार बैठे। अब मुझे कभी भी, जितने लोग सुनते हैं कभी भी मुझे चेक कर लें, 1:30 2 2:30 बजे तक मैं रात को जाग रहा होता हूँ, ऑनलाइन होता हूँ। जी। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिल्कुल। अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। हम्म। कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं है किसी भी तरह का। मेहनत है, आपकी तपस्या है, आपकी लगन है, वो चीजें आपको आगे लेकर जा रही जी। है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? अगर आप लिखेंगे अच्छा नहीं तो उसका फायदा क्या है? तो जो बिल्कुल। बैलेंस चाहिए, परफेक्शनिज्म चाहिए। मैं गुरनाम सिंह से बात हो रही थी, मैंने कहा कि जो मेरे रेडियो पर पहला प्रोग्राम हुआ था उसका चेक की फोटो कॉपी मेरे पास है, हम्म। उसकी स्क्रिप्ट मेरे पास अभी भी है। आप उस चीजों को सहेज करके अपने आप को समय दें। मुद्दा ये है वाह। कि आप अपने को समय दें, इधर उधर की गपशप में, इधर उधर की महफिलों में, इधर के टाइम उसमें ना जाएं। अपने आप को समय दें और इतना समय का सदुपयोग करें कि लोग कहें कि वाह ये बनी बात। मैं देखता हूँ जो हमारे पास इतने बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं, इतनी चीजें आती हैं। मैं भी अभी मैंने नाम लिया गुरनाम सिंह जी का, मैं देख रहा हूँ कि वो कितनी मोटी मोटी उनकी किताबें हैं, कितने बड़े बड़े उनके ग्रंथ हैं, कितनी चीजें हैं। मैं जगदीश चतुर्वेदी की किताब देखता हूँ, इतिहास हंता, जो कमल किशोर गोयनका ने छापी, उन पर विवादास्पद रचनाकार जगदीश चतुर्वेदी। तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं वो कि सर आप हाथ में उठाए तो मुश्किल लगता है। हम्म। काम वो करें। अगर आप गजल लिख रहे हैं तो आपको गजल की समझ हो, गीत लिख रहे हैं तो आपको पता हो ये मुखड़ा है, ये अंतरा है, ये कैसे निभाना है। अगर आप गीत लिख रहे हैं तो आपको गीत का सिस्टम पता हो। एक्यूरेसी चाहिए, पर प्रकाश आपको छापेगा। कहानी लिख रहे हैं तो कहानी में बात बने, जी। उसमें किसी तरह का ऐसा साहित्य हम ना परोसें जो हमारी आने वाली जनरेशन में उनको नुकसान करे। कहानी जी। हो जो सीरियल में हो, जो पूरा परिवार साथ बैठ के देख सके। इस तरह बिल्कुल। की चीजें चाहिए। मेरा मानना ये है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, इसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसे साहित्य के चैनल नहीं है। एक साहित्य की प्रोग्राम आया करता था दूरदर्शन पर किसी जमाने में, शायद आप जी अभी आकाशवाणी से जुड़े थे, होगा आपको याद होगा। वो एक जी। हवा महल आया करता था, वो पॉजिटिव संदेश देते थे, 15 मिनट का एक प्रहसन हुआ करता था, जी। है ना। तो एक मेरा मानना ये है कि आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं है। पढ़ने का, लिखने का, बात कहने का आपको तरीका आना चाहिए। बिल्कुल। मेरा मानना सिर्फ यही। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, आपने ये भी दूसरा हिस्सा अपने जीवन का सुनाया। तो अब मैं चाहूंगा कि आप दूसरा रिकॉर्ड उसकी ए साइड शुरू करें। और जी सर। जैसा कि चर्चा में पता लगा था कि आप अभी नॉवल लिखने में व्यस्त हैं। नहीं, नॉवल और में बता दो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने, अभी अभी आपको बताता हूँ। मैं बात वहीं रह गई हाँ थी जी, आधी। तो एक नॉवल तो में व्यस्त हैं। और नॉवल आपने बताया था कि लगभग 2000 सफ़ों का आपने। नहीं, वो नॉवल नहीं है डॉक्टर साहब, नॉवल नहीं है। दो काम मैंने शुरू कर लिए, एक हिंदी में, पंजाबी में। वो है संख्या कोश।
संख्या दोष। ये संख्या कोश जो है ये एनसाइक्लोपीडिया है। 2 ओके। एनसाइक्लोपीडिया मैं तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, ये कम से कम 15-20 हजार पेज का काम होगा। उसमें मैं कंप्यूटर पर दिन रात उसमें काम पे लगा हूँ। वो काफी रिसर्च का काम है, साथ साथ उसकी बिब्लियोग्राफी भी तैयार हो रही है। हिंदी में जो है, जो हमारे पास हमारा जो धर्म है, दर्शन है, जो हमारे पास जो हमारे पास जो कीमती धरोहर है, वो चीजें मैं कंपाइल कर रहा हूँ। जब भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें 1 से लेकर 108 तक की संख्याएं। जैसे आप कहते हैं कि 56 भोग है, तो 56 भोग कौन से हैं? 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं कौन सी है? 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार कौन से हैं? गणेश जी के 9 नाम है, 9 नाम कौन से हैं? भगवान कृष्ण के 5 दुश्मन थे, वो 5 दुश्मन कौन थे? इस तरह की चीजें मैं कंपाइल कर रहा हूँ संख्या कोश में, जो डिफरेंट अच्छा। काम है। उसमें सभी धर्मों का है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, बौद्ध धर्म में क्या है, और हिंदू धर्म में क्या है, सिख धर्म में 10 गुरु साहिबान है, 4 साहिबजादे हैं, 5 प्यारे हैं, वो पंजाबी वाले उसमें है। हिंदी में मैं ये काम कर रहा हूँ। 9 देवियां अच्छा। हैं, 9 देवियों के क्या उनके नाम है, उनके जन्म स्थान क्या है, उनकी शक्तियां कौन सी हैं। हम जब देखते हैं मूर्ति देखते हैं 9 हाथ बने हुए, 9 हाथ नहीं है सचमुच, वो उनके पास 9 कलाएं हैं। अच्छा वो जी। इतनी कलाओं में पारंगत थी। रावण के 10 हम्म। सिर नहीं है, उसके 10 सिरों जितना दिमाग, उसके 10 कलाएं हैं। जी। वो 10 कलाएं हैं उसके, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और पंजाबी में जो ले रहा हूँ वो गुरबानी बेस्ड है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आई हैं, उसका मैं विस्तार ले रहा हूँ। जैसे एक बानी है कीर्तन 16, उसमें आता है 6 कर 6 गुरु 6 उपदेश। अब 6 घर कौन से हैं, 6 उपदेश कौन से हैं, 6 गुरु कौन से हैं? हम्म। एका माई जुगत व्याई 3 चेले प्रण। एका माई कौन है, 3 चेले कौन है? इस पर मैं हम्म। कर रहा हूँ। साथ में उसके पंजाबी और पंजाबियत, उसको समाहित कर रहा हूँ कि अच्छा। पंजाब में वो सारा पंजाबी में है, और ये साथ साथ हिंदी में। ये 2 फाइलें मेरे कंप्यूटर में चल रही इस टाइम। इसके खत्म होने की संभावना अभी साल 1.5 साल और लगेगा। काफी सारा मैंने 60-70% काम कर लिया इस पर, अच्छा जी। संख्या कोश पर। और किताब मेरी अभी चली गई है 2 किताबें। एक गजलों की किताब है, 2 गजलों की किताब है, एक नज्मों की किताब है। 3 जी। किताबें मेरी अलग चल रही हैं। पंजाबी कहानियों की किताब मेरी तैयार है। एक व्यंग्य संग्रह मैंने दे दिया प्रकाशक को, होरला पंगे। और ला पंगे। होरला पंगे, उसमें भी बड़े आपको गुदगुदाने वाले लेख आपको मिलेंगे, जी है ना। जी जी। गर्व से कहो हम बदतमीज है ना। तो इस तरह की श्रममेव जयते, वो श्रममेव नहीं है, श्रममेव जयते है। तो इस तरह की हम्म। मैंने लिखा है। और उसमें है आर्टिकल है मेरे, होर की चाणा, होर की हाल है। हम्म। एक आर्टिकल है की चाणा। ये हिंदुस्तानी औरतों की, गृहणियों की बहुत बड़ी समस्या की चाणा। आज दिन का खाना बन गया, रात को की चाणा। हम्म। ये मूलभूत समस्या है। उस पर मैं इंटरेस्टिंग। थोड़ा गुदगुदाने वाले मेरे उसमें लेख हैं, 18 लेख हैं उसमें। फिर एक मेरी रेखा चित्रों की किताब तैयार है पंजाबी में, 18 लोगों के रेखा चित्र हैं उसमें। एक आंख हंजू, एक आंख हासा, एक आंख में हंसी है, एक आंख में आंसू है। वाह। ये किताबों पर मैं काम कर रहा हूँ निरंतर। जी जी जी। जी। तो इस तरह का सिलसिला चल रहा है सर, लिखने का, पढ़ने का, और बहुत आनंद आ रहा है और पॉजिटिविटी है। मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं मेरे ख्याल पहली बार आपके लाइव प्रोग्राम में जुड़ा हूँ, और आप आपने मुझे ले लिया साथ में, क्योंकि इतना समय होता नहीं कि भाई आप बिल्कुल। इस काम को निरंतर आगे बढ़ाएं। लिखने का काम है, घंटों मेहनत करनी पड़ती है। आपने एक रचना लिखी तो उसको कम से कम 10 बार ड्राफ्ट करना पड़ता है। जी जी अगर मैंने जी। गजल लिखी है ना, तो गजल को मैं कम से कम, जब तक पूरी तुल नहीं जाएगी, उसमें कोई हम्म। खामी नहीं होगी, तब तक उस गजल को मैं टेबल से बाहर नहीं करूंगा। वाह। जिसपे वही गाने बैंक वाली वाले बात को, आ गई। हाँ जी, बैंक वाली बात आ गई, जब तक हिसाब किताब बैलेंस नहीं मिले तब तक छोड़ना नहीं है। तो ये बैंक से और साहित्य का एक अच्छा खासा संगम है। बिल्कुल, बैंक बहुत ने बहुत सी बढ़िया चीजें बताया सिखाई, आपने। उसमें बैलेंसिंग करनी सिखाई, उसमें नोट गिनने सिखाए, इसमें हमें गजल की विधाएं, जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। हमें अच्छे अच्छे लेखों को 4 पूछ लीजिए, 4 छायावादी कवि, मालूम ही नहीं है। छायावादी क्या है, नहीं पता। जी जी जी। प्रगतिवाद क्या है, नहीं पता। छायावादी कवियों की एक कविता सुना दें आप, महादेवी हम्म। वर्मा की सुना दें, जयशंकर प्रसाद की सुना दें, पंत की सुना दें, निराला की सुना दें,
कामायनी में से 4, उसके किसी भी सर्ग में से 4 लाइनें बोल दे। ये चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए, चाहे वो वेद है, चाहे पुराण है, चाहे वो मेरा जो कमरा है ये एक तरह से मंदिर है मेरा। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अपना एक टेबल, अपना एक चेयर, ये मेरी धरोहर है, मेरी किताबें, ये मेरा लिखना पढ़ना, ये सब का सब जो है वो एक पूजा के उसमें है। बिल्कुल। आप सुबह उठे, प्रभु की भक्ति करें, आनंदित हों, पाठ पूजा करें, जो भी है, फिर उसके बाद अपने लेखन में आ जाए, 2 ढाई 3 घंटे लिखें, अपनी रूटीन बनाएं, फिर मार्केट के काम करें, फिर जो आपने करना है अपने काम करें, लेकिन सभी काम इतने सिस्टम से हों कि उसमें लोगों को पता लगे कि यार ये इतना बड़ा काम आया सामने, उसके पीछे बहुत ताकत चाहिए। कभी आप देखें बतख को पानी में तैरते हुए तो ऊपर से बिल्कुल स्मूथ नजर आती है, बिल्कुल तैरती हुई, लेकिन उसके नीचे देखे पानी में उसके पांव कैसे चल रहे होते हैं, कितना स्ट्रगल कर रही होती है वो। ये है जी। बिल्कुल। अब आप लिखते हैं तो आपका उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, फिर आपके पास कितना नोबल आइडिया आया है जो समाज को क्या देगा। मेरा मानना ये है कि लेखक का चरित्र, लेखक का किरदार उसके लेखन के हिसाब से होना चाहिए। वो मुझे वो आपको कहानी पड़ी थी कि बच्चे को लेके कि साधु के पास कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, बोले ठीक है ना, सुनी होगी आपने कहानी। उसने कहा इसको कल ले आना, ले आए, कहता बेटे गुड़ मत खाना खाया कर, तो बोले कल बोल देते ये बात, कह रहे तब तक मैं भी खाया करता था। हम ये करके चले। मैंने पढ़ा सारा साहित्य, ओशो खूब पढ़ा, शंकराचार्य की फिलॉसफी पढ़ी, क्यों फेल हुई शंकराचार्य की फिलॉसफी, अरविंद की क्या फिलॉसफी, उसका क्या, हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में क्या लिखा जा रहा है, उर्दू के किसी शायर ने क्या लिखा, उसका पता होना चाहिए। ये मैं बता देता हूँ, ये शकील की लाइन है, ये दाग की लाइन है, ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की लाइन है। आपको उसकी पोइट्री से अंदाजा हो जाता है। आप कर ले कुछ, मुझे लोग कहते हैं फेसबुक पर डालते लोग चोरी कर लेंगे, मैं कर ले भाई, हजारा सिंह रमता होता था, उसके हाथ से ले लो, उसके हाथ से साज बजा लो, तुमसे बजेगा ही नहीं, नहीं बजेगा। उससे ले लो ना, उसके जो तुम भी है वो ले लो, बजाओ, नहीं बजेगा तुमसे, वही बजा पाएगा। मेरी गजल कोई चोरी कर लेगा तो कर ले भाई, उसके आगे के 2 शेर नहीं कह पाएगा। तो पहचान बनती है। आज आप गालिब पढ़ ले, गालिब का रंग दाग से अलग है, दाग पढ़ ले मजाज से अलग है, मजाज पढ़ ले तो इकबाल से अलग है। उधर पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे लोग देखे। पाकिस्तानी लिटरेचर हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि वो उर्दू में है, उर्दू जबान आती नहीं है। जो पंजाबी में अनुवाद हुआ है, कमाल का अनुवाद हुआ है पंजाबी में। अच्छा। फखर जमा वहां के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका एक नावल अभी पढ़ा, बेवतना। अफजल एहसन रंधावा है, उसका एक किताब है तलवार रानते कोड़ा। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, कंपैरेटिव स्टडीज करनी पड़ेगी, तो कुछ भाषा में क्या लिखा जा रहा है, कितना लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, और उसका स्तर क्या है। आप अपने आप को स्तर पर लाएं। और जो लेखक है, मैं लास्ट ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई उनको अपने आप को समय देना पड़ेगा। अगर आप स्थापित लेखक होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी मार्केट में पहचान बने, तो आपका काम बोलेगा। और ये आप सवेरे अजमेर कैंप से बात बोले सर ये तो अच्छा टाइटल है, इसको लेकर काम बोलता है, काम बोलता है जी, काम बोलता है आपका। दर्शनी चेहरा नहीं है उसमें। कल बात हो रही थी आपसे, ये ऑडियो में कहा ऑडियो से काम चला रही, चेहरे में कुछ नहीं पड़ा, मेरा काम बोलने का, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा किरदार बोलेगा, मेरी कहानियों के पात्र बोलेंगे। टैगोर साहब जा रहे हैं सीढ़ियों पर तो गिर गए, तो पूछा डॉक्टर ने कि इतनी चौड़ी सीढ़ियां थी तो तुम गिरे क्यों, कोने पे क्यों आए? बोले जी मेरे साथ मेरे पात्र चल रहे थे, एक पात्र जल्दी में निकला और मैं गिर गया। तो आपके साथ पात्र आपके ट्रेवल करते हैं, यथार्थ में उन कहानियों को पढ़े। मैंने कम से कम भी ज्यादा नहीं तो हजारों कविताएं पढ़ी होंगी, गजलें पढ़ी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी, नॉवेल्स पढ़े होंगे। नरेश मेहता का आप नॉवल पढ़े, यह पथ बंधु था, सर हाथ नहीं लगा। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ के देखें, तो आपके सामने कंपैरेटिव चाहिए, बात चाहिए कंपैरेटिव। अब सुजान सिंह पढ़ लें, इधर पंजाबी में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, पढ़ेंगे नहीं उनको तो कैसे चलेगा। हिंदी में हम लिखे 4 कविताएं लिखी, भाई ये प्यार कोई छाप नहीं रहा, क्यों नहीं छापेगा भाई, लिखोगे अच्छा लिखोगे तो अच्छा छपे। वही बैठाइए जो यहाँ 40 रुपए है, अच्छी दुकान से लगो 400 रुपए। बिल्कुल।
स्टैम्प्ड है ना, तो ये तभी होगी स्टैम्प्ड अगर उसमें क्वालिटी होगी। मैं लोगों को, जी जिन लोगों के साथ मेरा संपर्क रहा, बाय एंड लार्ज ऐसे ही लोग थे, मेहनत करने वाले लोग थे, पढ़ने लिखने वाले लोग थे। इसलिए टाइम ही नहीं होता कि इतनी नेगेटिविटी हो जाए कि यार वो इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसको इस प्रोग्राम पर नहीं बुलाया जी, वो उस ग्रुप का आदमी है। अरे भाई छोड़ो ना ग्रुप को, उसका देखो उसका लेखन कैसा है, वो जी लिखता क्या, वो समाज को क्या दे रहा है। लेखक का देख बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है आपके जीवन मूल्यों को बनाए रखना, बहुत बड़ा है। और उसका योगदान इतना है लेखक का, लेखक चाहे उसके हाथ में तलवार नहीं कलम है, और कलम तलवार से भी ज्यादा तीखी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना, वो ऐसे नहीं है कलम के सिपाही, मुंशी प्रेमचंद बना देते हैं कलम के सिपाही। तो ये बातें जरूरी है जीवन में आनी, जीवन में इस तरह की चीजों का आना बहुत जरूरी है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि ऐसे ही लोगों के बीचों बीच में विचर रहा हूँ। जैसे आपके भी बहुत से लोग मुझे निरंतर सुन रहे होंगे। तो मेरा इतना ही है कि आप अपनी मेहनत करें, अपने काम पर कंसंट्रेट करें, जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, आपने मेरे को बहुत 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 मुश्किल से इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है। वो आप जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ जी जी कि आपको मैं किस हिसाब से, या ये हम दोनों जानते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा जो ध्यान था वो टेबल पर था, उसको इधर फोन की तरफ मोड़ने तो में मैं इसमें ऐड आपके करना साथ चाहूंगा। मैं ये मेरा मेरा सौभाग्य, सहयोग से मेरा ही मैं सौभाग्य सक्षम है। हुआ हूँ। मुझे लग रहा था मुझे बहुत पहले हाँ कर देनी चाहिए थी। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आप इसको चला रहे हैं, इतने लोगों से जोड़ रहे हैं, और सभी सकारात्मक सोच के लोग आपके साथ जुड़े हैं। मुझे ऑन द कॉन्ट्रेरी आई फील ब्लेस्ड। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था आपके ऐसे प्रोग्रामों के साथ। जी सुंदरपाल सिंह जी भाटिया, आपको सूरी ब्रिटिश कोलंबिया से भी देख रहे हैं। बहुत दूर दूर वाह, तक आप पहुंच रहे हैं, आपकी किताबें भी पहुंची हैं, काफी जी दूर तक पहुंची हैं आपकी। और आज आपकी वाणी से आपके जो जो बातें आप किताबों में नहीं कर सके, वो सारे अपने श्रीमुख से आपने साझी की हैं। और ये जी राइटरों के लिए और पाठकों के लिए और साधारण लोगों के लिए भी बहुत ही महत्व रखती हैं। तो डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, कुछ और बात आप कहना चाहें जी। तो वेलकम। ये सब बातें हो गई आपसे। आपको एक दो गजलें सुना देता हूँ मैं। अभी जो मैंने बिल्कुल भी स्वागत है, मैं ये बोलने वाला ही था। दो तीन अच्छा, उसमें हैं। उर्दू, हाँ जी, मेरा निवेदन है डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, आप जी हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों में ही सुना दीजिए। जी जी जी। हिंदी में मैं आपको सुनाता हूँ। वेलकम सर। आपको मैं दो रंगों के अलग अलग सुनाता हूँ, और इसको बहुत से सिंगर ने गाया भी है। ये गजल है कि, गजल में थोड़ा इसका देखें, इसका मीटर थोड़ा बड़ा है। आप इसमें देखें कि जब से तुमने आना जाना छोड़ दिया, हम्म। जब से तुमने आना जाना छोड़ दिया, तब से हमने हंसना गाना छोड़ दिया। ओ। कोयल बुलबुल की आवाजें कौन कहे, कोयल बुलबुल की आवाजें कौन कहे, चिड़ियों तक ने शोर मचाना छोड़ दिया। छोड़ दिया। और जब से तुमको इस दिल ने रब मान लिया, जब से तुमको इस दिल ने रब मान लिया, हमने मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दिया। और हाथ तुम्हारा हाथों में जब से आया, हमने सबसे हाथ मिलाना छोड़ दिया। जी। अपनी किस्मत की रेखाएं जब पढ़ ली, अपनी किस्मत की रेखाएं जब पढ़ ली, खुद अपनी तकदीर बनाना छोड़ दिया। छोड़ दिया। और हाल हमारा सुनकर सब हंस देते थे, हमने अपना हाल सुनाना छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तब से हम बंजारों जैसे रहते हैं, हम्म। जब से हमने शहर पुराना छोड़ दिया। छोड़ दिया।
अब ये गजल थी कि दिल को सुकून है न नजर को करार है, दिल को सुकून है न नजर को करार है, जिस शख्स में भी देखिए गम बेशुमार है, जिस शख्स में भी देखिए गम बेशुमार है, कि हमको तो तेरे शहर में, हमको तो शहर में तेरे रुसवाइयां मिली, हमको तो शहर में तेरे रुसवाइयां मिली, वो और होंगे जिनके लिए तेरा प्यार है। तेरे कर्म का मुझको तो एहसास तब हुआ, तेरे कर्म का मुझको तो एहसास तब हुआ, दामन जो अपना मुझको मिला तार तार है। और तेरी अदा का जादू चढ़ा है सभी के सर, जिससे भी मिली उसको फकत तुझसे प्यार है। तेरी अदा का जादू चढ़ा है सभी के सर, जिससे भी मिली उसको फकत तुझसे प्यार है, और तुझको तो साथ उसको मिला है हजार बार, सागर हमें वो शख्स मिला एक बार है। कि मेरे नसीब मुझसे, मेरे नसीब तुझसे संवारे नहीं गए, मेरे नसीब तुझसे संवारे नहीं गए, मुझसे भी बोझ दिल के उतारे नहीं गए। एक बार तूने प्यार से देखा था यूं कभी, एक बार तूने प्यार से देखा था यूं कभी, नजरों से वो हसीन नजारे नहीं गए। और साहिल पे डूबने की सदा दे गया कोई, साहिल पे डूबने की सदा दे गया कोई, लेकिन नजर से अब भी किनारे नहीं गए। और सीने में मेरे अब भी सुलगती है तेरी याद, शोले तो बुझ गए हैं अंगारे, शोले तो बुझ गए हैं शरारे नहीं गए। सागर उसे तो भूल चुका हूं कभी का मैं, सागर उसे तो भूल चुका हूं कभी का मैं, लेकिन निगाह से वो इशारे नहीं गए। ये और बात है तो मुझ, ये और बात है तो मुझे भूल गया है, लेकिन नजर से ख्वाब तुम्हारे नहीं गए। बहुत बढ़िया, बहुत एक गजल है कि हम भी, मैं जो गजल कहता हूँ बिल्कुल सादा, उसमें आपको डिक्शनरियां देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सादी सीधी सीधी सादी जबान में, उर्दू के कोई कठिन शब्दों, जब हमारे पास हिंदी के शब्दों का बोलचाल शब्द हैं, कहन अच्छा होना चाहिए, तो वो जरूरी नहीं कि उसमें भारी भरकम उर्दू के शब्द डाले जाए। गजल में वो गजल का जो है ना, मर जाती है गजल अंदर से जब आप उसको कठिन कर देते हैं। तो बिल्कुल, कि हम भी सीने में कोई बात लिए फिरते हैं, हम भी सीने में कोई बात लिए फिरते हैं, प्यासी आंखों में यूं बरसात लिए फिरते हैं। और शहरे नापुरसा में जज्बात लिए फिरते हैं, साथ बर्बादी के हालात लिए फिरते हैं। अभी उस गजल में दो मतले हो गए, दूसरा मतलब भी साथ हो गया, शेर हुआ। और हमसे मत पूछिए होता है शहर का क्या रंग, हमसे मत पूछिए, हमसे मत पूछिए होता है शहर का क्या रंग, हम तो आंखों में शहर रात लिए फिरते हैं। और जान पहचान तलक भी नहीं मेरी जिनसे, जान पहचान भी, जान पहचान तलक भी नहीं मेरी जिनसे, उसके चर्चे मुझे दिन रात लिए फिरते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत और हम बढ़िया। वो सागर हैं जो सागर की लहरों की तरह सागर में, अब देखिए शब्दों का प्रयोग इसमें, बहुत हम बढ़िया। वो सागर हैं जो लहरों की तरह सागर में अपने दिल में कई सदमात लिए फिरते हैं। अब मैं आपको दूसरे रंग की एक गजल सुनाता हूँ कि जी, स्वागत है। ये बेटियों पर है कविता, कि जिन घरों में पल रही हों बेटियां, ये मुसलसल गजल है बेटियों पर, कि जिन घरों में पल रही हों बेटियां, कांच की होती हैं उनकी खिड़कियां, कांच की होती हैं उनकी खिड़कियां, कौन जाने किस दिशा में जाएंगी, कौन जाने किस दिशा में जाएंगी, तैरती फिरती हुई ये तितलियां, तैरती फिरती हुई ये तितलियां। और मन में रहती हैं हजारों हलचलें,
मन में बेटियों के मन में रहती हैं हजारों हलचलें और होठों पर सजी खामोशियां। उनकी ये यादें यहीं रह जाएंगी, उनकी ये यादें यहीं रह जाएंगी, गुड्डे गुड़िया रस्सियां अटखेलियां। याद जब सावन में ये घर आएगा, मकता है शेर का कि याद जब सावन में ये घर आएगा, दूर आंखों से बहेंगी बदलियां, दूर आंखों से बहेंगी बदलियां। अब एक पिता पर है कविता कि बेशक शाम को थक कर आते बाबूजी जी, जब भी शाम को थक कर आते बाबूजी, देर तलक हमसे बतियाते बाबूजी। जब मस्ती में झूम के गाते बाबूजी, तुलसी मीरा खूब सुनाते बाबूजी। जब भी घर में शोर शराबा होता, देर तलक भगवान को ध्याते, देर तलक भगवान को ध्याते बाबूजी। ओ सेहत सबसे बड़ी नियामत कह कहकर, सेहत सबसे बड़ी नियामत कह कहकर कसरत हमसे खूब कराते बाबूजी। और मेले में हमको लेकर जब भी जाते, अब देखिए कहाँ वो प्रतीक है कि मेले में हमको लेकर जब भी जाते, छज्जू की रबड़ी खिलवाते बाबूजी। वाह। और मुझको, ये शेर जरा हासिल गजल शेर है कि मुझको खोए बचपन जैसे लगते हैं, मुझको खोए बचपन जैसे लगते थे, बालों में जब रंग लगाते बाबूजी। ओह, बहुत बढ़िया। और ये देखें मकता है इसका कि जैसे खूंटी को, जैसे खुद को खूंटी पर लटकाते हो। अब गजल का देखें शेर को कि जैसे खुद को खूंटी पर लटकाते हो, लौट के यूं छतरी लटकाते बाबूजी। तो अब एक है अम्मा पर। वाह, स्वागत। कितने देवी देव बनाए अम्मा ने, कितने देवी देव बनाए अम्मा ने, तब ये पांचों बेटे जाए अम्मा ने। वाह। और घर घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर, पांचों बेटे खूब पढ़ाए अम्मा ने। अपनी गुदड़ी को वो रखकर भूल गई, लेकिन अपने लाल सजाए अम्मा ने। अम्मा ने अपने को हर चीज की खातिर तरसाया, अपने को हर चीज की खातिर तरसाया, बच्चों के सब नाज उठाए अम्मा ने। अम्मा ने अपनी एक पल भी कोई परवाह ना की, बस बेटों के भाग बनाए अम्मा ने। और सब बहुओं को बेटी जैसा प्यार दिया, सब बहुओं को बेटी जैसा प्यार दिया, लेकिन सबसे ताने खाए अम्मा ने। अम्मा ने है ना। और घर में एक कोना तक नहीं मिला उनसे, घर में एक कोना तक नहीं मिला उनसे, जिन सब के घर बार बनाए अम्मा ने। अम्मा ने ओह। अब ये देखें इस पर एक रात सुनते हैं, रात सुनते हैं मर गया हरिया, रात सुनते हैं मर गया हरिया, पार आखिर उतर गया हरिया। और लोग कहते हैं खुदकशी की है, लोग कहते हैं खुदकुशी की है, सच तो ये है कि तर गया हरिया। ओहो। दुख के अंधड़ से कब तलक लड़ता, सूखे पत्ते सा झर गया हरिया। डांट दुत्कार गालियां पाई, काम पाने जिधर गया हरिया। और होके मजबूर रेत की मानिंद, जर्रा जर्रा बिखर गया हरिया। भूख बेचारगी गरीबी दुख, भूख बेचारगी गरीबी दुख, नाम बच्चों के कर गया हरिया। ओहो। और बोझ बच्चों का कर्ज बनिए का, बोझ बच्चों का कर्ज बनिए का, सर पे बीवी के धर गया हरिया। हरिया। जी। अब बहुत ये बढ़िया। छोटू पर मैं बात कर रहा था कि जब से शहर में आया छोटू, जब से शहर में आया छोटू, घर को लौट ना पाया छोटू।
हम्म राजा बेटा था जो घर में, बाहर वो कहलाया छोटू। अच्छा खासा नाम था उसका, सबने मगर बुलाया छोटू। छोटू। चौका, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, इनसे निकल ना पाया छोटू। और सबकी सुनकर हंस देता था, सबकी सुनकर हंस देता बस। ऐसा माँ का जाया छोटू, भीतर ही भीतर घुलता था, खुलकर कब हंस पाया छोटू। कोई हम्म सिर पर हाथ न धरता, कैसी किस्मत लाया छोटू। एक गजल और बस, उसके बाद ये विराम के। रोटियों पर है ये गजल मुसलसल, जी। कि माँ ने किस जतन से बनाई है रोटियां। माँ ने किस जतन से बनाई है रोटियां, 2 दिन के बाद बच्चों ने खाई है रोटियां। ओहो। भूखा है पेट, चांद भी रोटी दिखाई दे। हम्म भूखा है पेट, चांद भी रोटी दिखाई दे। उसके दिलो दिमाग में छाई है रोटियां। हम्म हर एक तरह जी। से बेचा है खुद को तमाम उम्र, तब जाके उसने दोस्तों पाई है रोटियां। अब ये शेर देखें, इस पर खास तवज्जो चाहूंगा कि स्वागत है। उसकी नजर में फीकी है सारी नियामतें। हम्म उसकी नजर में फीकी है सारी नियामतें, जिसने भी माँ के हाथ की खाई है रोटियां। वो वो बहुत उसकी बढ़िया, नजर बहुत में बढ़िया। फीकी है सारी नियामतें, जिसने भी माँ के हाथ की खाई है रोटियां। और इसका मकता है कि इल्जाम नन्ही जान पे सागर था बस यही। हम्म इल्जाम नन्ही जान पे सागर था बस यही। फाकों से तंग आके चुराई है रोटियां। फाकों से तंग आके चुराई है रोटियां। तो ये है सर गजल का रंग, जिसमें बहुत जब मार्मिक। तक आप से अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर समाज की पीड़ा को नहीं देखेंगे ना, तो तब तक बात बनेगी नहीं। नहीं, बहुत इस तरह की बहुत बढ़िया। और इस एक तरह की चीजें। आपने जो ट्रक के ड्राइवर के साथ बैठते हैं खलासी। क्लीनर, हाँ जी। हाँ जी। उसके बारे वो में मैं आपको अगर नजदीक है तो नहीं। आपको सुनाता हूँ मैं कि, और जग की माया राम लखन, हाँ जग जी। की माया राम लखन, समझ ना पाया राम लखन। अच्छा। जग की माया को समझ नहीं पाया राम लखन। जग की माया राम लखन, समझ ना पाया राम लखन। एक दिन ऐसा शहर गया, लौट ना पाया राम लखन। ओहो। और शहर की दुनिया में खोया, यूं भरमाया राम लखन। ये छोटी बहर की गजल है। हठ होकर पर खाकर हंसता, माँ का जाया राम लखन। और गबन का ऐसा दोष लगा, उभर ना पाया राम लखन। हम्म मन में क्या कुछ चलता था, कब कह पाया राम लखन। न- वापस गांव में लौटा तो हुआ पराया राम लखन। ओहो। गांव के लोग कहते तो शहरी बन गया भाई, जो शहर कर कहते भैया ये तो गांव का है। तो ये समाज में बहुत बड़ा वो है। तो इसमें प्रोफेसर मोहन सिंह ने कहा था कि होली होली बन गया दिल दा गम लोका दा गम। जब ये दिल का गम अब पूरी मानवता के लिए आप आ जाता है, तो फिर वो उसकी दिशा बदल जाती है। बिल्कुल जी, उसकी बिल्कुल। उसका केंद्र बिंदु सोच का बदल जाता है। जी अगर हम जी। अपने समाज में इन कुरीतियों को देखें, इन चीजों को देखें, तो हमारा हमारा नजरिया डिफरेंट हो जाता है ना। जी जी। अपनी पीड़ा से आदमी ऊपर उठ जाता है कि ये जी। निजी पीड़ा थी, तो इससे ऊपर बहुत उठ गए। बहुत तो ये चीज, मार्मिक। जी सर जी। डॉक्टर साहब, लालची आदमी हो गया मैं तो। लालच आ गया मेरे को। जी, कुछ पंजाबी में भी पंजाबी में इस टाइम मेरे दो पास शब्द मिल जाए हमारे, मुझे गप्पा मैं दे थोड़ा, दिया अभी। मुझे ढूंढना पड़ेगा मैं पंजाबी का। मैंने, क्योंकि मेरे मुझे लग रहा था कि हिंदी का प्रोग्राम है तो पंजाबी में उसको कुछ पढ़ा नहीं जाना। नहीं नहीं, पंजाबी बोलिए आप। बांग्ला भी सुनूंगा मैं आपसे। हम्म, हाँ तो जी। इसमें वो एक शेर मैं सुना देता हूँ कि मेरे जिगर नु मारे दिन रात जेड़ी चूंजा। चूंजा मतलब चौंच मारे, ऐसे मुझे
तकलीफ दे कि मेरे जिगर नू मारे दिन रात जेड़ी चूंजा, ऐसी चिड़ी सुनहरी सीने च पालनी है। ऐसी चिड़ी सुनहरी सीने च पालनी है, ना दिन दा कुछ पता है ना है रात दा टिकाना, सानू पता नहीं अपना मंजिल की पालनी है। वाह, तो ये गजल को शेर थे। तो बहुत इसमें बढ़िया। मैं, क्योंकि पंजाबी का मैंने रखा नहीं, इनकी एक सीडी और यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरी गजलें, गजल्स ऑफ डॉक्टर चरणजीत सिंह के नाम से बहुत सी जी गजलें जी रखी सुनी जा सकती हैं। तो जी। अब इस तरफ पंजाबी की तरफ भी ध्यान जा रहा है कि मैं पंजाबी की गजलें भी कुछ कहूँ, और उसकी किताब भी मेरी तैयार है, पंजाबी गजलों की भी। तो किताबें बहुत सारी तैयार है इस टाइम, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस साल में 3 किताबें ही आ पाएंगी। और जी अभी तक तो जो किताबें हैं 29 छपी हैं डिफरेंट विधाओं में, और सबके प्रकाशक अलग अलग हैं, सबकी फील्ड अलग अलग है, और सबसे बड़ी बात है कि स्वीकार्य है। मुझे इतना उसमें लोगों से प्रेम मिलता है कि मुझे याद है पहले मैंने आवाने गालिब में गजल पढ़ी थी, और पहली बार मेरे जो कामिल कुरैशी साहब थे वो कहा कि अब मुशायरा पढ़िए। मैंने कहा मैं स्टेजी कवि नहीं हूँ, मेरी साहित्यिक कविता है, कह रहे आप पढ़िए। तो सामने जो बैठे थे ना मुस्लिम, वो ऐसे थे कि बस पूछिए मत के, वो दूसरी तरह की उर्दू बोलने में क्या कह रही है, क्या कहेगा, इस तरह की वो लैंग्वेज। तो मैंने कहा अब मुझे कहाँ फंसाओगे भाई। तो मैंने वो शेर पढ़ा, उसमें मेरी शेर थी कि जब से मैं उनके इश्क में मशहूर हो गया, आहा, मर मर के भी जीने पे मजबूर हो गया, मजबूर। खूने जिगर कुछ तो गीतों में बह गया, जो रह गया वो मांग का सिंदूर हो गया, ओह, दिल से लगा के रखा था ख्वाबों का आईना, दिल से लगा के रखा था ख्वाबों का आईना, ऐसा गिरा नजर से कि बस चूर हो गया, कि जितने थे बेवफा वो वफादार हो गए, अब इश्क में ये कौन सा दस्तूर हो गया, और हमको तुम्हारी जात से कल तक जो इश्क था, वो जख्म बढ़ के आज तो नासूर हो गया। और था कि दिल से लगा के रखा था ख्वाबों का आईना, ऐसा गिरा नजर से कि बस चूर हो गया। ये गजल मैंने ऐवान गालिब में पढ़ी थी, और क्या ये बात है। गजल काफी काफी इस गजल को बहुत सराहा गया। पाकिस्तान के कुछ लोग वहां बैठे थे, तो उन्होंने ये जी कहा कि गजल हमें दीजिए, हम इसको गजल को अपने तरीके से पेश करेंगे। और क्या जी। बना उसका मैंने वो भी पता नहीं किया, लेकिन गाई जा रही, पाकिस्तान में भी गाई जा रही मेरी गजलें। और मुझे बहुत शर्फ हासिल हुआ गुलाम अली साहब के साथ बैठने का, जगजीत भाई के साथ बैठने का, इन लोगों के जी साथ मेरी बहुत शामें भी थी। भाई राजकुमार रिजवी ने कुछ गजलें गाई थी मेरी बॉम्बे से। इन लोगों के साथ एक शर्फ हासिल हुआ पास में बैठने का, इन लोगों से सीखने का। ये वो लोग हैं जो रातों रात सितारे नहीं बने। जो खान साहब हैं, रातों रात, गुलाम अली साहब जो हैं, वो बड़ी मेहनतों से, बड़ी रियाज से, बड़ी उससे बोलते बड़ी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल जी। उनकी उनकी मुझे किसी और का शेर है बड़ा अच्छा याद आता है कि मैं उसमें लाइन थी कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माई। है जी। तो बहुत ये बढ़िया। हमारे मित्र का ये शेर है। तो ये अच्छा हम्म। अच्छा ये है। मेरा तो ये मानना है कि भाई आप अपने काम पर कंसंट्रेट करें, लिखें, पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ सोबत करें, जहां ऐसा माहौल है वहां से उठ जाए। कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता, हम्म। कोई दुनिया की ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती। जी मेरे दोस्त बैठे थे, उन्होंने ये कहा, मैंने मान लिया, कुछ ऐसा नहीं है। आप अगर हम्म। अपने में मजबूत हैं, अगर आपका किरदार ठीक है, अगर आप लेखन की, आपके हाथ में कलम है, शक्ति है भगवान ने दी है, तो उसका ठीक प्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करें, सकारात्मक करें, और लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। मेरा हाँ, मानना है। बहुत अच्छा संदेश है डॉक्टर चरणजीत सिंह जी। बांग्ला में कुछ लिखा है आपने? नहीं, मैंने बांग्ला में नहीं लिखा, मेरा साहित्य बांग्ला में ट्रांसलेट हुआ है, 3 कुछ कहानियां उसमें ट्रांसलेट हुई हैं बांग्ला आप में। कुछ बांग्ला में कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास बांग्ला की भी नहीं है, किताब नहीं है, उपलब्ध नहीं है मेरे पास, नहीं तो उसमें से पढ़ के सुना देता आपको मैं। अच्छा। बांग्ला में, मराठी में, और अंतहीन हम व्यथा। राशि वो सुना मराठी दीजिए। तो, हिंदी और मराठी का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो उसका शब्दों का जो चयन है हाँ जी। सेम है। सीडी आई मेरी गजलों की, देश बिरा, आप देख पाएंगे इसको, ये है सीडी मेरी देश बिराना। हाँ जी, बिल्कुल और देखेंगे। किताब जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जिस किताब को
उर्दू एकेडमी का अवार्ड मिला, वो ये थी, वाह जी, जमा ज़रब तकसीम, और इधर बहुत उर्दू में बढ़िया, ही है। बहुत बढ़िया। उर्दू क्या जानने बात वाले हमारे जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। फिर एक किताब आई अंदर से थी, खोल के दिखाइए ये पन्ना इसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा था एक तरफ उर्दू में है और एक तरफ, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, हाँ जी, एक तरफ उर्दू और दूसरी तरफ उसी हिंदी में। उसी उसी का लिप्यंतर हिंदी में है। वाह वाह वाह, ये बहुत, अब ये ये तो क्योंकि बड़ी दर्शनीय पाकिस्तान चीज में आपने जो है उपलब्ध करवा दी सर। वो 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 वहाँ पढ़ी जाने वाली किताब है ये, तो ये देखिए, इधर हिंदी जो है, हम्म, हिंदी है, इधर उर्दू है, उससे ये ज्यादा देखने अच्छा। में इसी बड़ा तरह, सुंदर लग रहा और इसी इसका टाइटल देखें आप, है। और ये देखें, किताब है तलख्तुर शीरी। हम्म, जी 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 जी। अच्छा, इसमें में भी वैसा ही है। इसमें भी सेम ऐसा ही है, देखें, इधर उर्दू है, हाँ इधर जी, हिंदी। क्या बात है, क्या बात है। फिर जो जिस किताब से गजलें जो हैं वो सीडी बनी, देश बिराना, वो ये थी, अच्छा जी, जी हाँ जी, देश देश वीराना। बिराना। और इसी तरह की जो मैंने छापी थी किताबें इसकी, एक मैंने और काम किया था, एक पंजाबी में डॉक्टर निर्मल सिंह की किताब थी, इसमें 1001 प्रश्न थे पंजाबी में, उनका मैंने हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, की जाना मैं कौन, उस किताब का नाम हम्म था की जाना मैं कौन। बड़ी मेहनत से हम्म, उन्होंने किताब तैयार की डॉक्टर निर्मल सिंह ने, तो मैंने उसका अनुवाद किया, इसको ये अंग्रेजी में किया, हु एम आई, अच्छा और जी, ये उसका हिंदी में है, की जाना मैं कौन। अच्छा जी। इसी तरह ये किताब 2 वॉल्यूम में आई, निक्के पैर कंडियाले राह, ओहो, निक्के पैर कंडियाले निक्के राह। पैर कंडियाले राह, ये 2 वॉल्यूम है इसके, अच्छा जी। अलग अलग कहानी है, 50-50 कहानी है दोनों में, एक भाग हम्म, 1 है, एक भाग 2 है। इसी तरह ये सास और बहू पर लिखी कहानियां, अच्छा जी। रिश्ता नू ससदा, हम्म, बड़ी पेचीदा ये और बड़ी मतलब जो है मार्मिक चीजें लिखी हैं डॉक्टर साहब आपने। अब ये देखें, चाइल्ड लेबर पर किताबें, एक ओहो। ही बाल बरेस, हम्म। छोटे छोटे बच्चे मजदूरियां कर रहे हैं, ढाबों पे काम कर रहे हैं, हमारी जी निगाह नहीं जी। जाती, हम उनकी तरफ देख कर ना, तो वो हमारी सहानुभूति के पात्र नहीं बन पाते, आपने बल्कि बहुत डांट। इस तरीके के जो अछूते विषय हैं उनको ये देखें आपने पिता, अपनी, ये पिता पर है, निम्दा रुख। हाँ, हाँ, इसी ऐसे तरह की अछूते विषय जो ऐसे किरदार हैं उनको अब ये आपने अपने देखो, कलम दी। बहुत बढ़िया। ये पोठोहारी कहानियां हैं इसमें, और ये इसमें हीरे माणक मोती। हम्म हम्म, तीनों चीजें दिखा दी आपने। हाँ, इसके बाद ये जो है, ये छपी थी बेटियों पर, तिया दात अदुति। इन जी। किताबों का आकार देखिए आप, बहुत वो है। और ये छापी थी पंजाबी की पुरस्कृत कहानियां, अच्छा अच्छा, हाँ, वो आपने जो इसमें कलेक्शन बताई। 15 कहानियां मैंने ली थी। हम्म। में आप ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये छपी किताब मेरी गजलों की धूप छांव। धूप छाँव, बहुत बढ़िया। इस तरह एक किताब आई थी, रमता जोगी बहता पानी। हाँ जी, रमता जोगी बहता पानी इक्को ही है। हाँ, ये इस तरह की ये किताबें छपी। आपको थीसिस के दर्शन कराता हूँ मैं तुमसे, ये 2 हाथ से उठाने वाला भी थीसिस, इतना भारी भरकम है ये। सैल्यूट। ये ये सिंगल स्पेस पर है, ये देखिए आप, बहुत बारीक, पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ नहीं आपको, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थीसिस का आकार देखिए आप, वाह, धन्य पूरा हुए ग्रंथ है। दर्शन करके। बहुत धन्य हुए दर्शन, मैं इसके दर्शन करना ही चाहता था। और ये देखिए, है, सहज चर्चा का यही फायदा है डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, ये सब कुछ ये देखिए, सहजता से सामने आता चला जाता है। ये टाइटल इनकी देखें हमारी ऐसी है इसका, कि ये है जो मांगते हैं वो अपने आप गति चली जाती है जी। काठोतरी हिंदी कहानी में प्रेम का बदलता स्वरूप, इस पर डिग्री अवार्ड हुई सर। इसका अच्छा। आकार देखें आप, और इसमें जो विभिन्न लेखकों पर काम किया गया है, ये वो है।
बहुत 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 बढ़िया। ये है सब छोटा मोटा काम है मेहनत हाँ का। जी, जी जी जी, अभी तो लगता है मंजिल आपने बहुत बहुत दूर। बड़ा काम नहीं किया, नहीं तो पता नहीं कितनी मोटी किताब छपती। जी 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 जी, अभी तो संख्या कोश पर जोर है, वो किताब छप जाए। जी संख्या जी। कोश जो है वो काफी फ्रूटफुल होगी किताब। मैं उससे कोशिश करूंगा कि गूगल वालों से बात की जाए और ये किताब जो है हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी बने उसकी, ताकि उसका सभी लाभ उठा सके। उसमें मेरा जो बिल्कुल पर्पस यही है कि लोगों के पास कुछ भी चाहिए तो नॉलेज आपको मिले। जो टुकड़ा बिल्कुल टुकड़ा मिलती है उससे कुछ ज्यादा वो नहीं पड़ता, आपको एक ही बार में एट ए ग्लांस चीज चाहिए तो झट से मिले। बिल्कुल। हिंदी और पंजाबी दोनों में अलग अलग आएंगी किताबें, ये काम जी चल रहा जी है। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, आज आपने कृतार्थ कर दिया मेरे को भी, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों और श्रोताओं को भी, जो दुनिया भर में इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जी वैसे तो क्या है कि सोमवार से ही मैं फेसबुक के ऊपर सूचना देना शुरू कर देता हूँ, लेकिन जी आपकी व्यस्तताओं ने आपको हाँ करने नहीं दी और जी। मेरे लालच ने आपको ना करने नहीं और दी। मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि मुझे पहले ही हाँ कर देनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अनमोल खजाना, अनमोल खजाना जो है वो आप दुनिया को दे रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि जितने भी लोग नए आ रहे हैं उनको भी आप हाथ बढ़ा करके उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और जो लोग भी आपके साथ जुड़े, आप जिन लोगों के साथ जुड़े, आपने उसका लाभ उठाया, आपसे जितने लोग जुड़ेंगे आपका लाभ उठाएंगे, उनसे आगे जो ये सिलसिला कारवां आपने जो शुरू किया है, ये यहीं रुकने वाला नहीं है। हम जी रहे ना रहे, जी जो कारवां है ये हमेशा चलता रहेगा। जी जी आपने जी, आप ऐसा चला पहले रहे हैं बता सर, इसको दिया बखूबी है। चला रहे हैं, बहुत सफलता से चला रहे हैं आप। इस मंच पर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। ये आपका को मुझे लग रहा है कि मुझसे भी बड़ा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि हीरे नहीं का नहीं कोई मोल नहीं है अगर वो जोहरी ना हो तो, है ना। तो आप जो नहीं, काम कर रहे हो, तो आपके जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप बड़ा काम कर रहे हैं। एक मंच पर ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो अलग अलग बहुभाषी लोग हैं, उन लोगों को साथ में ला रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए। बिल्कुल। जी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, आपने जी आके हमें शुभकामनाएं दी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, लंबे जीवन की कामना करते हैं। और 24 घंटे डॉक्टर साहब सबके पास होते हैं, उनका जी टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है ये सबके अपने अपने हाथ में होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सबके पास 24 घंटे भी तो हैं, आपके पास जी भी उतने हैं। जी तो कहाँ नहीं है टाइम? आपके पास कोई बिल्कुल। 25 घंटे तो है नहीं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जी जितने भी दुनिया भर के लोग इस समय आपको देख रहे हैं उनके तरफ से भी मैं जी जी। शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। तो मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ भाई, मेरी तरफ से अगर मुझसे कुछ ऐसा निकला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे मैं अल्प ज्ञान है मेरे पास, कुछ ज्यादा मुझसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, तो उनसे प्रति मैं जो आभार भी प्रकट करता हूँ, उनसे क्षमा याचना सहित विदा होता हूँ कि भाई कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और अपना आशीर्वचन देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, शुभाशीष देते रहें, ताकि हम लोग साहित्य से जुड़े तो साहित्य के प्रति पूरे तन मन से जुड़ सके। ये डॉक्टर साहब आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, और शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से आपको, सुखद जी जीवन के लिए, सुखद स्वास्थ्य के लिए, व्यस्त जी रहें, मस्त रहें, जी तंदुरुस्त रहें, जी। और कारवां को आगे बढ़ाते रहें। सेम है सर, इन सेम है, शुभकामनाओं सारी के साथ शुभकामनाएं आपके अभी लिए। बहुत मेरा चाहने का समय आ गया है। बहुत जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू।